Good morning, everyone. Good morning, sir. गुड मॉर्निंग सर। स्टार्ट करते हैं आज का लेक्चर। लास्ट टाइम हम लोगों ने टेस्टिंग वाला टॉपिक जो है वो कंप्लीट किया था और मेंटेनेंस वाले टॉपिक से स्टार्ट करना था। आज हम लोग स्टार्ट करेंगे विद द मेंटेनेंस टॉपिक। एज यू कैन सी सॉफ्टवेयर मेंटेनेंस। अब यहाँ पे अगर आप देखेंगे ना, टाइप ऑफ मेंटेनेंस लिखा हुआ है, तो वो 4 टाइप के मेंटेनेंस, ये आपको सबसे इंपॉर्टेंट है जो याद रखना है। ऊपर वाले पॉइंट बाद में दिखता है। फर्स्ट इज करेक्टिव मेंटेनेंस। करेक्शन मतलब फिक्सिंग द प्रॉब्लम्स, ठीक है, इसको करेक्टिव मेंटेनेंस बोलेंगे। मतलब कुछ चीज़ अगर प्रॉपर नहीं चल रहा है उसको आपको फिक्स करना है। अडेप्टिव मेंटेनेंस मतलब जैसे जैसे टेक्नोलॉजिकल चेंजेस हो रहा है वर्ल्ड में, उसके साथ में आपको अपने सॉफ्टवेयर को भी अप टू डेट रखना है। दैट इज व्हाट वी मीन बाय अडेप्टिव मेंटेनेंस। परफेक्टिव मेंटेनेंस का मतलब क्या हो गया? कोई एक सॉफ्टवेयर आप टाइम टू टाइम यूज कर रहे हैं, लेकिन उसमें उसका जो रिलायबिलिटी और परफॉर्मेंस है उसको आपको इम्प्रूव करना है। पहले वो आई गिव यू वन एग्जाम्पल कि जैसे समझो कि व्हाट्सएप हम लोग स्टार्टिंग में जब यूज़ करते थे, मैं आपको अगर 50 फोटोज सेंड करूँगा तो वो इंडिविजुअली आते थे। तो और आपको डाउनलोड करने के लिए भी 50 टाइम्स यू सपोज टू क्लिक ऑन दोज फोटोज। तो इंडिविजुअल फोटो में क्लिक करेंगे तो एक एक फोटो ही डाउनलोड होगा। आज के टाइम पे इफ़ आई सेंड सम सेट ऑफ फोटोज, वो एक एल्बम वे में आपको आते हैं और आपको सिर्फ वो एल्बम पे एक बार क्लिक करना है और वो सारे 50-60 जितने भी फोटोज़ है वो एक साथ डाउनलोड हो जाएंगे। देन वीडियो जो अगर मैं व्हाट्सएप पे सेंड करता था तो उसमें ये होता था कि सपोज अगर एक 30-40-60 MB का वीडियो है, तो वो जब तक पूरा डाउनलोड नहीं होगा तब तक वो वीडियो में कंटेंट क्या है वो दिखते नहीं थे। अभी क्या हो गया कि वो वीडियो आप डाउनलोड करते जाओगे, उसके साथ में आप उसको प्ले भी कर सकते हो। मतलब थोड़ा थोड़ा पार्ट उसका डाउनलोड बफर होते जाएगा और आपको दिखते जाएगा कि वो वीडियो में क्या है। इफ़ यू फाइंड कि वो वीडियो काम का नहीं है तो आप उसको हाफ वे में ही जितना डाउनलोड हुआ है उतना कैंसिल करके आप उसको डिलीट कर सकते हो। तो ये क्या हो गया? दिस इज़ परफेक्टिव मेंटेनेंस, जहाँ पे अभी आपको बड़ा वीडियो पूरा डाउनलोड करने की ज़रूरत नहीं है। थोड़ा सा स्टार्टिंग का 10-20 सेकेंड का डाउनलोड करके आप देख सकते हो कि वो वीडियो में क्या कुछ काम की चीज़ें हैं या नहीं है। नेक्स्ट थिंग कि आपको फोटोज़ के लिए अभी एक एल्बम फीचर आ गया। सो दैट इज़ व्हाट वी मीन बाय परफेक्टिव, जहाँ पे आपने रिलायबिलिटी और परफॉर्मेंस इंप्रूव कर दिया। प्रिवेंटिव मेंटेनेंस मतलब अभी तक कोई प्रॉब्लम आया नहीं है, लेकिन फ्यूचर में भी वो प्रॉब्लम ना आए इसके लिए हम लोग क्या करेंगे? प्रिवेंटिव प्रिकॉशंस लेके रखेंगे। सो प्रिकॉशनरी मेजर है ये। जैसे आप देखो कि हम लोग कार खरीदते हैं तो उसमें एयरबैग लेते हैं, वो प्रिवेंटिव मेंटेनेंस हो गया। इसका मतलब ये नहीं है कि एक्सीडेंट होगा ही, लेकिन इट माइट पॉसिबल कि अगर फ्यूचर में अगर कोई एक्सीडेंट होता है तो वो फ्यूचर प्रॉब्लम को हम लोग इजीली टैकल कर सके, वैसे कुछ प्रिकॉशनरी मेजर लेके रखेंगे। दैट इज़ व्हाट वी मीन बाय प्रिवेंटिव मेंटेनेंस। सो टोटल हम लोगों ने 4 टाइप के मेंटेनेंस देखे। पहला कौन सा है? करेक्टिव मेंटेनेंस, अडेप्टिव मेंटेनेंस, परफेक्टिव मेंटेनेंस एंड प्रिवेंटिव मेंटेनेंस। ठीक है, CAP², दिस वे यू कैन रिमेंबर। CAP², करेक्टिव, अडेप्टिव, परफेक्टिव एंड प्रिवेंटिव। अब यहाँ पे आप देखो सॉफ्टवेयर मेंटेनेंस, मार्केट कंडीशन के हिसाब से आपको मेंटेनेंस के पॉलिसीज़ बनाने पड़ते हैं, टाइम टू टाइम उसमें चेंजेस करने पड़ते हैं, बराबर है। क्लाइंट रिक्वायरमेंट जो है वो ओवर टाइम अगर न्यू आते रहेंगे तो उसके साथ में आपको क्या करना पड़ेगा? मेंटेनेंस पार्ट में वो अपडेट करना पड़ेगा। ऑफकोर्स हार्डवेयर एंड प्लेटफॉर्म अपडेट मतलब ऑपरेटिंग सिस्टम अपडेट होते रहेंगे, उसके साथ में आपका सॉफ्टवेयर भी वो चेंजेस को, हार्डवेयर एंड सॉफ्टवेयर या ऑपरेटिंग सिस्टम चेंजेस को अडेप्ट कर ले इजीली। इसके लिए आपको मेंटेनेंस की ज़रूरत पड़ेगी। ऑर्गेनाइजेशन में कुछ चेंजेस होंगे, उसके लिए भी मेंटेनेंस की ज़रूरत पड़ेगी। तो इसके लिए हम लोग क्या करते हैं? एनुअल मेंटेनेंस कॉन्ट्रैक्ट के अंदर रहता है। ये तो बेसिक पॉइंट है। ये टाइप जो है ये काम के थे जो मैंने आपको एक्सप्लेन कर दिए। आई होप ये चारों टाइप जो है वो बहुत क्लियर है आपको। और कॉस्ट ऑफ मेंटेनेंस आप देखो, रिक्वायरमेंट में आपका बहुत कम कुछ इन्वेस्टमेंट होता है, उससे थोड़ा ज़्यादा डिज़ाइनिंग में होगा, उससे ज़्यादा आपका इम्प्लीमेंटेशन में होगा। अब डिज़ाइनिंग का मतलब वी आर ऑल्सो टॉकिंग अबाउट टेक्निकल डिज़ाइंस, और उसके साथ में देखो यहाँ पे आपका टेस्टिंग वाला पार्ट आएगा।
और सबसे ज़्यादा जो आपका इन्वेस्टमेंट होता है वो होता है मेंटेनेंस में। आई होप दिस डायग्राम इज क्लियर टू एवरीवन। सो ये आपके मेंटेनेंस के पार्ट है। अब अगर आप देखेंगे सो हम लोग के पास पूरा एक SDLC के सारे स्टेप्स साथ में हम लोग के पास अवेलेबल है। तो वो अभी हम लोग 1 by 1 पढ़ेंगे। मैं आपको एक डायग्राम बता रहा हूँ, कॉमन डायग्राम है जिसमें मोस्ट ऑफ SDLC या सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट लाइफ साइकिल में क्या क्या चीज़ें आते हैं वो एक कॉमन डायग्राम से हम लोग याद रखेंगे। एंड रिमेंबर ये आपको TY में आपके प्रोजेक्ट के लिए भी काम में आएगा। सो संभाल के रखना। अभी मैं जो बता रहा हूँ मैं आपके साथ शेयर करता हूँ। ओके, सो नाउ SDLC एक कंसोलिडेटेड डायग्राम पढ़ेंगे हम लोग। सो सबसे पहले अगर आप देखेंगे यहाँ पे आपका आएगा रिक्वायरमेंट गैदरिंग एंड एनालिसिस, दैट्स फर्स्ट। ओके, उसके बाद में सेकेंड जो आता है इट इज कॉल्ड एज फिजिबिलिटी स्टडी। ठीक है, अब यहाँ पे हम लोग क्या देखते हैं कि आप कुछ सॉफ्टवेयर जो बनाने का ट्राई कर रहे हैं वो फिजिबल मतलब आपके इंस्टीट्यूशन के लिए जरूरी है, रिक्वायर्ड है क्या। सबसे पहला होता है टेक्निकल फिजिबिलिटी, उसके बाद आएगा इकोनॉमिकल फिजिबिलिटी and third is operational feasibility। तो अब यहाँ पे आपको सर्टेन चीजें दी है। अब देखो कि आपको क्या बोला है कि हम लोग के पास फिजिबिलिटी स्टडी होता है। मतलब अगर मैं कोई एक सॉफ्टवेयर बनाने की ट्राई कर रहा हूँ तो हम लोग फिजिबिलिटी स्टडी के थ्रू चेक करेंगे कि वो सॉफ्टवेयर हम लोगों को चाहिए क्या, फर्स्ट थिंग। दूसरी बात उसका जो कॉस्टिंग है उतने कॉस्ट पे हम लोग अफोर्ड कर सकते हैं क्या, मेरा बजट है क्या उतना। सो यहाँ पे सबसे पहले टेक्निकल फिजिबिलिटी, जो टेक्नोलॉजी हम लोग यूज़ करने वाले हैं वो सेम टेक्नोलॉजी बहुत इजीली हम लोग के सारे कस्टमर या क्लाइंट के पास अवेलेबल है क्या, उनके कंप्यूटर्स या डिवाइसेस इतने हाई कॉन्फ़िगर्ड है क्या कि ये सॉफ्टवेयर को इजीली वो हैंडल कर पाए। इकोनॉमिकल बजट है क्या हम लोगों का। एंड ऑपरेशंस, जो ऑपरेशंस हम लोगों ने डाले हैं सारे काम के हैं क्या फिलहाल के लिए। अगर कोई काम के नहीं है तो हम लोग हटा देंगे, कोई मिस हो गए तो उसको हम लोग ऐड करेंगे, बराबर है। ये अलग अलग पॉइंट से हम लोग का फिजिबिलिटी स्टडी होता है। फिजिबिलिटी स्टडी होने के बाद में थर्ड जो आपका टाइप होता है उसमें आता है सिस्टम डिजाइन। सिस्टम डिजाइन के अंदर भी है फर्स्ट इज आर्किटेक्चरल डिजाइन, देन सेकेंड टाइप जो हम लोगों ने पढ़ा था वो था हाई लेवल डिजाइन, एंड थर्ड जो था आपका वो था डिटेल्ड डिजाइन। उसके बाद में फोर्थ जो आता है इट्स कॉल्ड एज कोडिंग, जिसके अंदर फिर हम लोग कोडिंग के स्टैंडर्ड्स और वो सब डिस्कस करते हैं जो हम लोगों ने ऑलरेडी पढ़ा है, नेमिंग कन्वेंशंस और वो सब आता है। ये तो बेसिक है, इसके कोई टाइप्स नहीं रहेंगे। फिफ्थ कम्स टेस्टिंग। टेस्टिंग के अंदर सबसे पहला अगर आप देखेंगे वी हैव 5.1 इज यूनिट टेस्टिंग, देन 5.2 वी हैव इंटीग्रेटेड टेस्टिंग, देन 5.3 में हम लोग के पास आएगा सिस्टम टेस्टिंग, और उसके वापस हम लोगों के 3 सब टाइप्स थे, बराबर है। कौन से थे जल्दी बताओ गाइस। फंक्शनल टेस्ट, देन उसके बाद क्या आएगा, बोलो जल्दी, एनीवन। नहीं, फंक्शनलिटी आएगा, सॉरी, फंक्शनलिटी टेस्ट, देन मैनुअल टेस्ट। टेस्ट आएगा। नहीं, सिस्टम टेस्ट के पार्ट टाइप्स मैंने नोट्स में आपको पढ़ाया था, याद करो एक बार।
ब्लैक बॉक्स एंड व्हाइट नहीं, बॉक्स। वो बाद में आएगा, वो बाद में आएगा। सिस्टम टेस्ट के 3 टाइप कौन से थे? परफॉर्मेंस, यस, परफॉर्मेंस टेस्ट आ गया, सिक्योरिटी एंड पोर्टेबिलिटी। पोर्टेबिलिटी। ठीक है, ये आ गए। उसके बाद में 5.4 में हम लोग का सिस्टम टेस्ट के बाद आएगा एक्सेप्टेंस टेस्ट। इन acceptance test 5.4.1 we have white box बोलते हैं उसको, या फिर white box का दूसरा नाम क्या है, यहाँ पे अल्फा भी मैं यहाँ पे लिख सकता हूं। और क्या बोला था दूसरा? फंक्शनल टेस्ट था या इम्प्लीमेंटेशन टेस्ट था? फाइव 5.4.2 ब्लैक बॉक्स और बीटा और फंक्शनल टेस्ट। इसको मैं ट्रांसपेरेंट भी बोल सकता हूं, और ये वाला जो है नॉन ट्रांसपेरेंट आएगा। एंड ब्लैक एंड व्हाइट बॉक्स के बीच में और एक टेस्ट होता है जो अभी हम लोगों ने पढ़ा नहीं है, ठीक है। सो इसको मैं लिखूंगा 1.5, या यहाँ पे लेट्स डू इट 1.2, और इसको 1.3 करते हैं। यहाँ पे हम लोगों का आता है ग्रे बॉक्स, दैट इज सेमी ट्रांसपेरेंट। व्हाइट बॉक्स इज फुल्ली ट्रांसपेरेंट, मतलब डेवलपर एंड पे होता है ये, बराबर है। हम लोग को याद है डेवलपर एंड पे होगा व्हाइट बॉक्स, ओके। डेवलपर एंड। ये ब्लैक बॉक्स जो है वो यूजर एंड पे होगा, मतलब यहाँ पे यूजर्स मेनली इन्वॉल्व रहेंगे। और ग्रे बॉक्स विच इज सेमी ट्रांसपेरेंट, मतलब हाफ वाइट हाफ ब्लैक, मतलब वी हैव हाफ डेवलपर साइड एंड हाफ आपके रहेंगे यूजर्स। ये आपका ग्रे बॉक्स हो गया, इसके लिए सेमी ट्रांसपेरेंट बोलते हैं। मतलब यहाँ पे जो यूजर्स रहेंगे, मतलब यहाँ पे टेस्टिंग के लिए जो लोग हैं, इसमें से आधे लोगों को सिस्टम का नॉलेज होगा, पार्शियल नॉलेज वी कैन से, और आधे लोगों को सिस्टम का नॉलेज नहीं रहेगा। इसके लिए इसको ग्रे बॉक्स बोलते हैं। दैट इज अ शेड बिटवीन वाइट एंड ब्लैक, ग्रे बॉक्स टेस्ट, ठीक है। सो ये आपका एक्सेप्टेंस टेस्ट के अंदर टाइप हो गए। देन टेस्टिंग के बाद में लास्ट क्या आएगा? मेंटेनेंस। जो आज हम लोगों ने पढ़ा 6.1 फर्स्ट टाइप ऑफ मेंटेनेंस। क्या बोला हम लोगों ने? CAP²। C का मतलब क्या होगा? करेक्टिव मेंटेनेंस। 6.2 अडैप्टिव मेंटेनेंस। अडैप्टिव मेंटेनेंस। देन 6.3 परफेक्टिव परफेक्टिव मेंटेनेंस। एंड 6.4 प्रिवेंटिव मेंटेनेंस। yes, ओके। सो वी हैव दिस 4 टाइप्स। ये आपका पूरा SDLC हो गया। ये हर एक जगह पे काम में आएगा। आप जब TY में प्रोजेक्ट बनाएंगे उसके लिए भी ये काम में आएगा। कहीं कहीं पे स्पेलिंग मिस्टेक रहेगा, वो देख लेना। मैं टाइप कर रहा था, साथ में बता रहा था, होगा कहीं कहीं पे होगा ही। सो आप देख लेना, ये आपको नोट करके रखना है। ये सेम चीज़ जो है मैं चैट बॉक्स में डाल देता हूँ। देखो चैट बॉक्स में मैंने पेस्ट कर दिया है। अब हम लोग वापस अपने नोट्स पे जाएंगे और जो टॉपिक बचे वो डिस्कस कर लेंगे। सो ये सारा डिटेलिंग आपके पास होना चाहिए, जो भी टाइप्स हम लोगों ने पढ़ा है वो। सो कौन सा चीज़ कहाँ पे कैसे सेट होगा वो मैंने आपको सीक्वेंस में बता दिया है। सर्टन चीज़ें जो हम लोगों ने नहीं पढ़े वो आगे पढ़ेंगे हम लोग, ओके। सो मेंटेनेंस एक्टिविटी काम क्या रहता है? देखो मेंटेनेंस क्यों करते हैं? आइडेंटिफाई एंड ट्रेस द प्रॉब्लम्स
एनालाइज करो, उसके सोल्यूशन डिज़ाइन करो, बराबर है। या फिर अगर कुछ न्यू चीज़ें अगर बनाना है तो उसका न्यू मॉड्यूल के डिज़ाइंस बनेंगे। देखो यहाँ पे मेंटेनेंस में, मतलब स्टार्टिंग में हम लोगों ने बेसिक फीचर के साथ में ही अपना सॉफ्टवेयर बनाया था, बाद में हम लोग को पता चला कि उसके अंदर कोई न्यू और आपको कोई मॉड्यूल्स ऐड करना है, वो हम लोग यहाँ पे ऐड करेंगे। देन इम्प्लीमेंटेशन, मतलब आपका कोडिंग वाला पार्ट आएगा। सो उसके अंदर क्या होगा, आइडेंटिफाई एंड ट्रेस ये आएगा, मतलब रिक्वायरमेंट, न्यू रिक्वायरमेंट आइडेंटिफाई करो, ट्रेस करो, अपने लिमिट में है क्या वो देखो, एनालाइज करेंगे, उसके बेस के ऊपर डिजाइनिंग चलेगा। देन इम्प्लीमेंटेशन मतलब कोडिंग होगा, उसके बाद में सिस्टम टेस्ट होगा। सिस्टम टेस्ट के अंदर 3 टाइप जो आपके पढ़े वो, उसके बाद एक्सेप्टेंस टेस्ट आएगा। इसके अंदर ब्लैक एंड वाइट अगर क्लियर हो गया तो फिर हम लोग क्या करेंगे, डिलीवरी करेंगे। डिलीवरी के बाद में वापस मेंटेनेंस वाला जो पार्ट है वही कंटिन्यू रहेगा, ठीक है। सो ये आपका मेंटेनेंस एक्टिविटी हो गया। और उसके अंदर देखो सिस्टम टेस्ट है, सिस्टम टेस्ट के बाद एक्सेप्टेंस टेस्ट आएगा जो ऑलरेडी हम लोगों ने पढ़ लिया है। डिलीवरी करेंगे वो क्या होगा, मेंटेनेंस मैनेजमेंट क्या होगा। सो आई होप ये सारे पॉइंट्स आपको क्लियर है, बिकॉज वो सेम वापस रिपीट हो रहे हैं, ठीक है। देन नेक्स्ट इज सॉफ्टवेयर री इंजीनियरिंग। तो सॉफ्टवेयर री इंजीनियरिंग का मतलब क्या हो गया, इंजीनियरिंग मतलब आपने सॉफ्टवेयर बना दिया, री इंजीनियरिंग मतलब वापस उसके ऊपर कुछ आपको चेंजेस करना है। सो यहाँ पे आपको क्या बोला है, व्हेन वी नीड टू अपडेट सॉफ्टवेयर टू कीप इट टू द करंट मार्केट विदाउट इम्पैक्टिंग इट्स फंक्शनैलिटी, बराबर है। करंट मार्केट के हिसाब से आपको चेंजेस करने हैं उसमें, तो उसको हम लोग क्या बोलेंगे, री इंजीनियरिंग विदाउट इम्पैक्टिंग इट्स फंक्शनैलिटी। So it is called as software re-engineering. It is a thorough process where the design of software changed and the programs are rewritten. मतलब हम लोग क्या करेंगे, उसको और बेटर बनाने की ट्राई करेंगे। लाइक हम लोग के पास अभी आप देखो कि विंडोज़ एक्सपी के बाद में हम लोगों ने वापस उसको री इंजीनियर करके विंडोज़ 10 बनाया, जिसमें हम लोगों ने अपडेटेड जो टेक्नोलॉजी प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस जो है उसको यूज़ किए, लाइब्रेरीज अपडेट किए। प्लस पहले जो विंडोज एक्सपी था वो सिर्फ कंप्यूटर वर्जन था, विंडोज 10 को हम लोग मोबाइल वर्जन एज वेल एज कंप्यूटर वर्जन पे लेके आए, मतलब री रिटर्न द प्रोग्राम्स इन अ बेटर वे, इन अ अपडेटेड टेक्नोलॉजिकल वे। उसके आगे आपको क्या बोला है, लेगेसी सॉफ्टवेयर। लेगेसी जैसे मैंने आपको बोला ना, लेगेसी का मतलब क्या रहता है, पुराने सॉफ्टवेयर आप जो यूज कर रहे हो उसके जो शॉर्टकट्स है, उसका जो लेआउट है, ये आप कंटिन्यू अपग्रेडेड वर्जन में भी यूज करो। बिकॉज अगर आपने यूज नहीं किया तो आपके यूजर्स नए सॉफ्टवेयर के अंदर जो चेंजेस है उसको इजीली समझ नहीं पाएंगे, देख नहीं पाएंगे, एंड दैट विल क्रिएट अ प्रॉब्लम। सो यहाँ पे क्या बोला है, लेगेसी सॉफ्टवेयर कैन नॉट कीप ट्यूनिंग विद द लेटेस्ट टेक्नोलॉजी अवेलेबल इन द मार्केट एज द हार्डवेयर बिकम ऑब्सोल्यूट। सो अपडेटिंग द सॉफ्टवेयर बिकम हेडेक। मतलब यहाँ पे क्या बोल रहे हैं, कभी कभी ये लेगेसी फॉलो करना ईजी नहीं होता है, क्योंकि वो लेगेसी फॉलो करने के चक्कर में ऐसा होगा कि वो टेक्नोलॉजी के साथ में वो काम नहीं कर पाएगा प्रॉपरली। और अगर मैं टेक्नोलॉजी के साथ में अगर उसको चलाने की ट्राई कर रहा हूँ तो लेगेसी फॉलो नहीं होगा, सॉफ्टवेयर आपका अपडेट होगा, अच्छा खासा अपडेट होगा, और उसको वापस आपको अलग वे में सीखना पड़ेगा, ठीक है। सो इवन इफ सॉफ्टवेयर ग्रोज ओल्ड विद द टाइम इट फंक्शनलिटी डज नॉट। मतलब आप देखो कि फेसबुक हम लोग सालों पहले यूज कर रहे थे, आज भी उसके बहुत सारे फंक्शनलिटी एज इट इज यूज कर रहे हैं। जीमेल चालू हुआ तब से जो फंक्शनलिटी यूज कर रहे हैं आज भी वही यूज कर रहे हैं, खाली उसके अंदर अपडेट्स होते जा रहे हैं, खाली उसको और बेटर बनाते जा रहे हैं, उसका परफॉर्मेंस हम लोग इम्प्रूव करते जा रहे हैं। सो मीन्स मेंटेनेंस के जो 4 टाइप पढ़े हम लोगों ने वो अप्लाई करते जा रहे हैं, परफेक्टिव मेंटेनेंस, देन प्रिवेंटिव मेंटेनेंस, अडेप्टिव मेंटेनेंस एंड करेक्टिव मेंटेनेंस। वो 4 चीजें हो रहे हैं यहाँ पे। सो यहाँ पे आपको सेम एग्जाम्पल दिया है, देखो एग्जाम्पल क्या दिया है, इनिशियली यूनिक्स वाज डेवलप्ड इन असेंबली लैंग्वेज, व्हेन लैंग्वेज सी केम इनटू एग्जिस्टेंस यूनिक्स को आपने री इंजीनियर किया, मतलब असेंबली लैंग्वेज से अभी हम लोगों ने उसको सी में लिखा, बिकॉज वर्किंग विद असेंबली लैंग्वेज इज डिफिकल्ट। असेंबली लैंग्वेज समझते हैं आपने, माइक्रो प्रोसेसर अगर पढ़ा रहेगा तो उसके अंदर जो प्रैक्टिकल्स के लिए हम लोग जो इंस्ट्रक्शंस लिखते हैं, ऐड, मल्टीप्लाई, बाकी के जो होते हैं वो आपके असेंबली लैंग्वेज हो गए, तो वो डिफिकल्ट होता है उसमें कुछ प्रोग्राम लिखना या कुछ करना। सो अदर देन दिस समटाइम्स प्रोग्रामर नोटिस दैट फ्यू पार्ट्स ऑफ अ सॉफ्टवेयर नीड मोर मेंटेनेंस देन दी अदर। तो अब कहाँ पे आपको, जहाँ पे आपका कोडिंग बहुत ज़्यादा कॉम्प्लेक्स रहेगा, डिफिकल्ट रहेगा, और जो पार्ट
यूजर्स के लिए सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, जिसके ऊपर यूजर्स बहुत ज़्यादा डिपेंड कर रहे हैं, उसमें आपका मेंटेनेंस पार्ट भी सबसे ज़्यादा आएगा। जैसे अगर मैं कॉलेज सिस्टम अगर बनाऊंगा, आपका अगर कॉलेज का सॉफ्टवेयर अगर बना हुआ है ना, तो उसमें सबसे ज़्यादा एफर्ट्स डेवलपर को रिजल्ट जनरेशन सिस्टम पे आते हैं। बिकॉज एडमिशन होता है वो नॉर्मल प्रोसेस है, अटेंडेंस होता है नॉर्मल प्रोसेस है, उसमें कहीं पे कोई नए कंडीशन नहीं आएंगे। लेकिन जो रिजल्ट्स बनते हैं ना, रिजल्ट्स में नए कंडीशन आएंगे। फॉर एग्जाम्पल अभी कोई अभी वी हैव समवन लाइक वी हैव सम स्टूडेंट, और वो जो स्टूडेंट्स है ना, वो स्टूडेंट को सपोज सेम 1 में केटी लगा, देन नेक्स्ट टाइम पे आपके पास कोई अलग सिचुएशन आएगा जहाँ पे हम लोग के पास कोई स्टूडेंट है जिसको सेम 1 में केटी में प्रैक्टिकल एग्जाम में केटी लगा है, सेम 2 में एक कोई पेपर है जो थियरी पेपर में केटी लगा है, सेम 3 में वापस प्रैक्टिकल में केटी लगा है या इंटरनल में केटी लगा है, देन उसका इंटरनल का केटी क्लियर हो गया, देन सेम 4 में उसका एडमिशन कैसे हो रहा है। और अभी अगर उसको सेम 1 सेम 2 सेम 3 सेम 4 दोनों में केटी है, चारों में कहीं ना कहीं पे केटी है, तो वो फाइनल सेम 5 में जाएगा क्या? नहीं जाएगा। अब सपोज कि उसका सेम 3 एंड सेम 4 क्लियर हो गया, लेकिन सेम 1 का कोई एक सब्जेक्ट का प्रैक्टिकल एग्जाम का केटी या थियरी एग्जाम का केटी उसका अभी भी एग्जिस्ट कर रहा है, सो क्या होगा, वो सेम 5 में बैठ नहीं पाएगा, ही इज नॉट एलिजिबल, क्योंकि सेम 1 क्लियर नहीं हुआ है। इट मीन्स क्या बोला है कि आपको 3 केटी अलाउड है, लेकिन आप सेम 1 के 3 केटी लेके सेम 5 में नहीं जा सकते, बराबर है। सो ये अलग अलग कंडीशंस है। अब ये कंडीशंस के हिसाब से आप देखो कि आपको जो हम लोगों का रिजल्ट जनरेशन या रिजल्ट ऑटोमेशन सिस्टम जो है ना, उसको कितना मेंटेन करना पड़ेगा। आपको हर बार एक नया कोई एग्जाम्पल मिलेगा स्टूडेंट का, और उसके हिसाब से कितना अपडेट करना पड़ेगा। आई मीन यू माइट गेट स्टूडेंट ऐसे, मेरा एक आध दो स्टूडेंट ऐसे है, एक स्टूडेंट है जो 3 साल आई मीन टोटल 6 years उसने BSc IT दिया, और फाइनली वो कॉलेज में था भी नहीं। सारे जो सब्जेक्ट्स जो हम लोगों के SY के होते हैं, सारे सब्जेक्ट्स में उसको KT था, मतलब उसको 12-13 ऐसे KT हुआ करते थे। सेम 1 के 5-6 सब्जेक्ट, सेम 2 के 5-6 सब्जेक्ट, सेम 3 के। सो वैसे वो KT बार बार देता है, और हर बार एग्जाम में 1-2 सब्जेक्ट क्लियर होता है, बाद में वापस बाकी के रह जाते हैं। अब ऐसा कोई स्टूडेंट है जिसका आप रिजल्ट जनरेट कर रहे हैं, अब वो रिजल्ट जनरेट होने के बाद में, अब जब वो एग्जाम दे के उसके 6 अटेम्प्ट कंप्लीट हो गए एज पर द यूनिवर्सिटी गाइडलाइन, एंड नाउ अगेन इफ ही ट्राइज टू टेक एडमिशन फ्रॉम F5, सो उसका एडमिशन प्रोसेस कैसे होगा, उसको हम लोग वापस रिजल्ट जनरेट करेंगे क्या, उसको कौन से बेस पे हम लोग एडमिशन देंगे। सो ये बहुत कॉम्प्लेक्स चीज़ें रहते हैं, जो अलग अलग स्टूडेंट्स जब भी हम लोग मिलते हैं तब आपको पता चलता है। तो दैट इज व्हाट वी मीन बाय री इंजीनियरिंग। सो यहाँ पे आपको क्या बोला है, री इंजीनियरिंग प्रोसेस डिसाइड्स व्हाट टू री इंजीनियर, मतलब किसको आपको वापस सेम चीज को रीमॉडिफाई करना है टेक्नोलॉजी अपग्रेड के साथ में। जैसे यूनिक्स असेंबली लैंग्वेज से C में हम लोगों ने डाल दिया, बराबर है। देन परफॉर्म रिवर्स इंजीनियरिंग इन ऑर्डर टू ऑब्टेन स्पेसिफिकेशन ऑफ एग्जिस्टिंग सिस्टम। मतलब रिवर्स इंजीनियरिंग में हम लोग क्या करेंगे, आपने क्या क्या चीजें ऐड की है अपने सॉफ्टवेयर में, और उसके हिसाब से आपका सिस्टम का एग्जैक्ट परफॉर्मेंस क्या होना चाहिए, वो हम लोग रिवर्स इंजीनियरिंग से देखेंगे। restructured program, it requires for example changing function oriented programs into object oriented program. So मतलब पहले अगर मैं C यूज कर रहा था which is functional oriented program, जहाँ पे मैं कोड को क्लास बना, मतलब कोई एक क्लास बना के उसके फंक्शन उसके ऑब्जेक्ट के थ्रू वापस वो क्लास का कोड को मैं रीयूज नहीं कर पा रहा था, तो मेरा C प्रोग्रामिंग जब मैं अगर यूज करूंगा तो उसके बहुत सारे प्रोग्राम्स जो है ना वो रिपीट होते हैं। वो सेम चीज यहाँ पे नहीं होता है। ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड में आपका वो सारे प्रॉब्लम्स हट जाते हैं, आप बहुत सारे चीजें रीयूज कर पाएंगे, अपना खुद का लाइब्रेरी बना पाएंगे, और आपको छोड़ के आगे जो कोई दूसरे डेवलपर्स जो है ना वो भी उसको सेम वे में रीयूज कर पाएंगे, ठीक है। देन रिस्ट्रक्चर डेटा आर रिक्वायर्ड, अप्लाई फॉरवर्ड इंजीनियरिंग कंसेप्ट टू री इंजीनियर द सॉफ्टवेयर, बराबर है। देन रिवर्स इंजीनियरिंग आपको क्या बोला मैंने, एक्चुअल सिस्टम स्पेसिफिकेशन के हिसाब से हम लोग एनालाइज करेंगे कि एग्जिस्टिंग सिस्टम क्या कर सकता है, उसके क्या बेनिफिट हो सकते हैं, बराबर है ना। ये सारे चेंजेस हम लोग देखेंगे। उसके आगे देखो आपको यहाँ पे क्या बोला है, रिवर्स इंजीनियरिंग में इट इज अ प्रोसेस टू अचीव सिस्टम स्पेसिफिकेशन थ्रू एनालाइजिंग अंडरस्टैंडिंग एग्जिस्टिंग सिस्टम. This process can be seen as reverse SDLC.
SDLC में क्या करते हैं हम लोग, रिक्वायरमेंट गैदर करते हैं, बराबर है। रिक्वायरमेंट गैदरिंग के बाद में आपका डिजाइनिंग होगा, फिजिबिलिटी स्टडी होगा, अभी जो हम लोगों ने SDLC का फ्लो पढ़ा उसके हिसाब से। फिजिबिलिटी के बाद में डिजाइनिंग होगा, डिजाइनिंग के बाद में कोडिंग, देन टेस्ट, टेस्ट के बाद मेंटेनेंस आएगा। अब यहाँ पे हम लोग मेंटेनेंस फेज में, जहाँ पे हम लोग रिवर्स इंजीनियरिंग अप्लाई करेंगे और जिससे हम लोग समझेंगे कि हम लोग क्या चीज़ मेंटेन कर रहे हैं, किस पे हम लोग मेंटेनेंस पे ज़्यादा खर्चा कर रहे हैं, उसका मेन रीज़न क्या है, देन क्या टेस्ट किया था हम लोगों ने, क्या कोड किया था, देन वो कोड हम लोगों ने क्या डिज़ाइन फॉलो करके किया था, तो वो डिज़ाइन के बेस के ऊपर आपका रिक्वायरमेंट क्या होना चाहिए। सो ये हम लोग रिवर्स वे में करेंगे, रिवर्स SDLC। दैट इज़ वी ट्राई टू हायर एब्स्ट्रैक्शन लेवल बाय अंडरस्टैंडिंग द लोअर एब्स्ट्रैक्शन लेवल। मतलब सॉफ्टवेयर का रिक्वायरमेंट समझने की ट्राई करूँगा, उसका कोडिंग और टेस्टिंग हम लोगों ने क्या किया था उसके बेसिस के ऊपर। सो एग्जिस्टिंग सिस्टम इज प्रीवियसली इम्प्लीमेंटेड डिज़ाइन अबाउट विच वी नो नथिंग, बराबर है। डिज़ाइनर्स देन डू रिवर्स इंजीनियरिंग बाय लुकिंग एट द कोड एंड ट्राई टू गेट द डिज़ाइन, जिससे हम लोग को पता चलेगा कि एग्जैक्टली ये सिस्टम का डिज़ाइन क्या होना चाहिए और वो डिज़ाइन के बेस के ऊपर रिक्वायरमेंट्स क्या रहेंगे। सो एग्जिस्टिंग सॉफ्टवेयर है जिसके ऊपर हम लोगों ने क्या किया है, रिवर्स इंजीनियरिंग अप्लाई किया है, जिससे हम लोगों को स्पेसिफिकेशंस मिल जाएंगे, वो प्रोग्राम के एग्जैक्ट रिक्वायरमेंट्स मिल जाएंगे उसके। आई होप दिस इज क्लियर। देन सॉफ्टवेयर रिक्वायरमेंट, एज वी डिस्कस सॉफ्टवेयर रिक्वायरमेंट, उसके ऑब्जेक्टिव क्या रहेंगे, टू इंट्रोड्यूस द कंसेप्ट ऑफ यूजर रिक्वायरमेंट एंड सिस्टम रिक्वायरमेंट, बराबर है। यूजर रिक्वायरमेंट क्या है और उसके हिसाब से कैसा सिस्टम रिक्वायर्ड होगा, कैसा सॉफ्टवेयर बनेगा। टू डिस्क्राइब फंक्शनल एंड नॉन फंक्शनल रिक्वायरमेंट, फंक्शनल रिक्वायरमेंट मतलब लॉग इन, साइन अप, ये सारे आपके फंक्शनल रिक्वायरमेंट हो गए। नॉन फंक्शनल रिक्वायरमेंट का मतलब क्या होगा कि ओके यू नीड 4 GB ऑफ रैम, विंडोज़ 8 मिनिमम रिक्वायर्ड होगा, बराबर है। दिस आर नॉन फंक्शनल रिक्वायरमेंट, मतलब अलग से दूसरे सपोर्ट में कुछ हार्डवेयर रिक्वायर्ड रहेंगे, आपको नेटवर्क में कुछ चेंजेस करने रहेंगे। सपोज मैं बोलूँगा कि आपको अगर वीडियो कॉलिंग फैसिलिटी डालना है तो अलग से वापस वेब कैम रिक्वायर्ड होगा। टू एक्सप्लेन हाउ सॉफ्टवेयर रिक्वायरमेंट्स में बी ऑर्गेनाइज्ड इन अ रिक्वायरमेंट डॉक्यूमेंट्स। रिक्वायरमेंट इंजीनियरिंग अगेन क्या करेंगे हम लोग, एनालाइज, बराबर है। द प्रोसेस फाइंड आउट्स, एनालाइजिंग, डॉक्यूमेंटिंग एंड चेकिंग द सर्विसेज दैट आर कस्टमर रिक्वायर्स फ्रॉम द सिस्टम एंड इसके ऑपरेशनल कंस्ट्रेंट्स क्या रहेंगे, इसको हम लोग रिक्वायरमेंट इंजीनियरिंग बोलेंगे। मतलब फिजिबिलिटी स्टडी आएगा इन शॉर्ट यहाँ पे रिक्वायरमेंट इंजीनियरिंग में। मतलब आप देखो ध्यान से, समझो कि उसका बजट है क्या उतना, डॉक्यूमेंट से समझो कि सारे रिक्वायरमेंट्स मिले हैं क्या, और वो जो रिक्वायरमेंट्स दिए हैं वो एक्चुअल में काम के हैं या अनवांटेड, उसने अपने कोई स्टैंडर्ड सॉफ्टवेयर से देख के वो सेम रिक्वायरमेंट आपको बता रहा है, या कोई उसका कॉम्पिटिटर रहेगा मार्केट में, उसके कोई सॉफ्टवेयर में जो ऑप्शंस है वो सेम ऑप्शंस हम लोग यहाँ पे डाल रहे हैं, बराबर है। देन वी हैव टाइप्स ऑफ रिक्वायरमेंट, एक यूजर रिक्वायरमेंट रहेगा जिसको हम लोग हाई लेवल एब्स्ट्रैक्ट रिक्वायरमेंट बोलते हैं। सिस्टम रिक्वायरमेंट रहेगा जो हम लोग डिस्क्रिप्शन व्हाट सिस्टम शुड डू ये बताते हैं, लाइक स्ट्रक्चर्ड डॉक्यूमेंट, लाइक कौन से फंक्शंस रहेंगे वो बताएंगे हम लोग यहाँ पे। देन फंक्शंस के साथ में क्या सर्विसेज, क्या ऑपरेशंस रहेंगे उसके, और वो ऑपरेशंस पे कुछ लिमिट्स, कुछ कंडीशंस रहेंगे, कंस्ट्रेंट्स रहेंगे, वो बताएंगे हम लोग। और उसके साथ में अगर आप इंटरनेट पे हो तो क्लाइंट के साथ में आपके मतलब अगर आप एक सॉफ्टवेयर बना रहे हो तो कॉन्ट्रैक्टर के साथ में उसके क्या टर्म्स कंडीशन के बेस के ऊपर आप वो सॉफ्टवेयर प्रोवाइड करेंगे, ये पॉइंट्स रहेंगे हम लोगों के। अब देखो यहाँ पे डेफिनेशन एंड स्पेसिफिकेशन दिया है, कैसे बोला है, लाइक हम लोग के पास यूजर रिक्वायरमेंट है, लाइब्रेरी सिस्टम है। सो क्या बोला है, लाइब्रेरी सिस्टम शेल कीप ट्रैक ऑफ ऑल डेटा रिक्वायर्ड बाय कॉपीराइट लाइसेंसिंग एजेंसीज इन इंडिया एंड एल्सवेयर। तो एक लाइब्रेरी में आपने कितने बुक्स या कितने रिसर्च पेपर्स, जर्नल्स रखे हुए हैं जो आगे F5 स्टूडेंट्स को या कोई PhD करने वाले स्टूडेंट को अपने रिसर्च के लिए हेल्प करेगा। और जो भी रिसर्च पेपर्स या जर्नल्स आपने रखे हुए हैं या जो बुक्स आपने रखे हुए हैं उसको आप अगर बाकी लोगों के साथ अगर डिस्ट्रीब्यूट कर रहे हैं, जैसे रिसर्च पेपर को आप बाकी लोगों के साथ डिस्ट्रीब्यूट कर रहे हैं, सो आपके पास उसका कॉपीराइट है क्या, बराबर है। अदरवाइज अगर आपके पास नहीं है तो आप उसको बाकी लोगों के साथ डिस्ट्रीब्यूट नहीं कर सकते, बाकी कोई अगर उसको कॉपी करेगा दैट इज़ नॉट अलाउड। बहुत बार हम लोग के पास जो रिसर्च पेपर्स होते हैं तो उसके हम लोग 3-4 कॉपी बना के रखते हैं, सो दैट मल्टीपल स्टूडेंट्स कैन गेट दी एक्सेस ऑफ दैट प्रोजेक्ट फॉर टेम्पररी 1 वीक या 10 डेज के लिए। तो अभी देखो कि आपने जो एक रिसर्च पेपर के मल्टीपल कॉपीज़ बनाए, तो आपके पास जो ओरिजिनल ऑथर है वो रिसर्च पेपर्स का, उसके पास से परमिशन है क्या ऑफिशियली, वो देखेंगे हम लोग।
और ये जो रिसर्च पेपर्स है ये कोई फॉरेन ऑथर के या फॉरेन रिसर्चर के भी हो सकते हैं, इंडियन कोई ऑथर या रिसर्चर के हो सकते हैं। देन सिस्टम रिक्वायरमेंट में क्या बोला है, ऑन मेकिंग अ रिक्वेस्ट फॉर अ डॉक्यूमेंट फ्रॉम लाइब्रेरी सिस्टम। सिस्टम रिक्वायरमेंट है, देखो अभी सिस्टम रिक्वायरमेंट मतलब कैसा आपको ऑपरेटिंग सिस्टम, कैसा नेटवर्क आर्किटेक्चर रिक्वायर्ड होगा। सो ऑन मेकिंग अ रिक्वेस्ट फॉर अ डॉक्यूमेंट फ्रॉम लाइब्रेरी सिस्टम, रिक्वेस्ट शेल बी प्रेजेंटेड with a form that records detail of user and request made. Library system request forms shall be stored on the system for 5 years. मतलब जो भी requested detail है वो कब तक रहेगा, 5 साल के लिए आपके डेटाबेस में रहेगा। सो मतलब आपका डेटाबेस का साइज आप सोचो कितना बड़े होते जाएगा, तो आपको अलग से एक डेटाबेस सर्वर मेंटेन करना पड़ेगा, जस्ट अलग से एक सर्वर मेंटेन करना पड़ेगा जो सिर्फ ये सारे डेटाबेस हैंडल करेगा। एंड ऑल लाइब्रेरी रिक्वेस्ट फॉर्म्स मस्ट बी इंडेक्स्ड बाय यूजर, क्योंकि हम लोग के पास FI का यूजर्स है तो उन्होंने क्या क्या डिटेल रिक्वेस्ट किया था, SY वालों ने क्या रिक्वेस्ट किया था, देन वो हिसाब से हम लोग यहाँ पे मटेरियल रिक्वेस्ट करेंगे बाय द सप्लायर ऑफ द रिक्वेस्ट। लाइब्रेरी सिस्टम शेल मेंटेन अ लॉग ऑफ ऑल रिक्वेस्ट। लॉग मतलब डायरी मेंटेन करेंगे, बराबर है, आप लॉग्स मेंटेन करेंगे। जैसे आप देख लो कि कोई बुक में आप इंडेक्स डालेंगे क्योंकि ये यूज़र है, फिर उसका पेज रहेगा, उसमें उसने डिटेल में कौन से बुक्स इशू किए, कौन से डेट पे, कभी उसने वापस रिटर्न किए, ये सारा डिटेल रहेगा। सो फॉर मटीरियल वेर योर ऑथर्स लैंडिंग राइट्स अप्लाई, लोन डिटेल शेल बी सेंट मंथली, बराबर है, टू कॉपीराइट लाइसेंसिंग एजेंसीज दैट हैव रजिस्टर्ड विद लाइब्रेरी सिस्टम। सो आई होप दिस इज़ वेरी क्लियर। एक एग्जाम्पल जो दिया हम लोगों को कि हम लोग अगर सिस्टम रिक्वायरमेंट में क्या क्या देखेंगे। सिस्टम रिक्वायरमेंट में हम लोगों ने क्या देखा कि आपको सारे डिटेल 5 साल के लिए स्टोर करना है। मतलब आपका पास डेटाबेस के अंदर 2 कैटेगराइजेशन रहेंगे, एक जो पुराना डेटा हिस्टोरिकल डेटा है वो, और एक जो करंट डेटा है। करंट डेटा मतलब अब आप देखो कि लाइब्रेरी से जो कोई बुक इशू कर रहे हैं या लाइब्रेरी के साथ जो भी कोई इंटरेक्ट कर रहे हैं उनके डिटेल हम लोग 5 साल स्टोर करने वाले, हैंडल करने वाले। लेकिन आपके पास एवरी ईयर कॉलेज में थोड़े कोई स्पेसिफिक स्टूडेंट्स ही रहेंगे जो डेली बेस पे नया बुक इशू करेंगे, रिटर्न करेंगे। तो आपके ये जो 5 साल के लिए हिस्ट्री जो आप रखने वाले हो इसको आप सेपरेट रखेंगे, और जो डेली बेस पे आपके एक्टिव अभी स्टूडेंट्स जो है, मतलब आपके जो पास होके निकल गए वो स्टूडेंट के इन्फॉर्मेशन भी थोड़े टाइम रहेंगे, वो आपको अलग रखना है। और जो करंटली आपके कॉलेज में एडमिशन लेके जो स्टूडेंट्स लाइब्रेरी सर्विस यूज़ करें उनके डिटेल आपको अलग रखने हैं। तो उसके लिए वापस आपको डेटाबेस सर्वर के अंदर अलग से पार्टीशन बनाना पड़ेगा, सर्वर पे कुछ अपडेशंस करने पड़ेंगे। तो ये आपके सिस्टम रिक्वायरमेंट हो गए, जिससे मुझे पता चला कि मुझे कितना पावरफुल सर्वर रिक्वायर्ड होगा। ओके, सो यहाँ पे देखो रिक्वायरमेंट्स रीडर्स में, यूज़र रिक्वायरमेंट में हम लोग क्या बात कर रहे हैं, बेसिकली क्लाइंट मैनेजर रहेगा, सिस्टम एंड यूज़र्स रहेंगे, मतलब जो डायरेक्टली बुक इशू करने के लिए रिक्वेस्ट डालेंगे। क्लाइंट इंजीनियर्स रहेंगे, जहाँ पे अगर कोई क्लाइंट के रिक्वेस्ट प्रॉपरली प्रोसेस नहीं हो रहे या फिर उसने बुक इशू कर दिया, उसका रिटर्न डेट नहीं आ रहा है, रिटर्न डेट आने के बाद भी उसके नाम पे सेम पेनल्टी बढ़ते जा रहा है, वो देखेंगे। कॉन्ट्रैक्टर्स जो साथ में काम करेंगे उसके साथ क्या है, सिस्टम आर्किटेक्चर कैसा है आपका, मतलब वी आर टॉकिंग अबाउट सिस्टम डिज़ाइन, जो हम लोगों ने अभी डिज़ाइनिंग पार्ट में पढ़ा था। सिस्टम रिक्वायरमेंट में हम लोग क्या देखेंगे, सिस्टम एंड यूजर्स क्या है, क्लाइंट, ये देखो वो सेम ही ऊपर के पॉइंट्स है आपके ऑलमोस्ट। खाली यहाँ पे कौन आएगा, सॉफ्टवेयर डेवलपर्स आएंगे जो सिस्टम रिक्वायरमेंट के हिसाब से अपने डेवलपमेंट मेथड्स में कहीं ना कहीं कुछ चेंजेस करेंगे, और उसके हिसाब से आपका सिस्टम का जो आर्किटेक्चर है, हार्डवेयर सॉफ्टवेयर आर्किटेक्चर, वो भी चेंज होगा। बिकॉज अगर डेटाबेस अगर मैं हैंडल करूँगा तो वहाँ पे ओरेकल, माइक्रोसॉफ्ट SQL सर्वर ऐसा कोई डेटाबेस आएगा, प्लस वो डेटाबेस जितना बड़ा रहेगा उसको हैंडल करने के लिए हम लोग के पास वापस सर्वर के कॉन्फ़िगरेशंस के अंदर, या फिर वी कैन से कि सर्वर कंप्यूटर भी उतना पावरफुल आना चाहिए। देन नेक्स्ट जो आपका पार्ट है दैट इज़ फंक्शनल एंड नॉन फंक्शनल रिक्वायरमेंट। सो फंक्शनल रिक्वायरमेंट के अंदर आपको क्या बोला है, स्टेटमेंट्स ऑफ सर्विसेज द सिस्टम शुड प्रोवाइड, हाउ सिस्टम शुड रिएक्ट टू अ पर्टिकुलर इनपुट एंड हाउ सिस्टम शुड बिहेव इन अ पर्टिकुलर सिचुएशन। इसको आप फंक्शनल रिक्वायरमेंट बोलेंगे। मतलब अगर मैंने 3 बार रॉन्ग लॉगिन किया तो मेरा अकाउंट ब्लॉक हो रहा है कि नहीं, वो आपका फंक्शनल रिक्वायरमेंट है। मैंने साइन अप किया है और वही सेम ईमेल आईडी से अगर मैं वापस साइन अप कर रहा हूँ तो फिर मेरा सिस्टम कैसे बिहेव कर रहा है। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट थिंग, मैंने एक बार एग्ज़ाम दे दिया, मुझे KT लग गया, और वापस अगर मैं लेट्स सपोज कि हम लोग ऑनलाइन MCQ टेस्ट ले रहे हैं,
अब कोई एक स्टूडेंट मोबाइल से भी रजिस्टर करके टेस्ट दे रहा है और लैपटॉप से भी रजिस्टर करके टेस्ट दे रहा है, मतलब एक स्टूडेंट ने 2 डिवाइस से लॉगिन करके टेस्ट देना स्टार्ट किया, तो वो टाइम पे आपके जो सिस्टम है वो एक SAP आईडी पे 2 लॉगिन या 2 स्टूडेंट्स को एग्ज़ाम अटेम्प्ट करना अलाउ कर रहा है नहीं कर रहा है, ये सारे चीज़ें मतलब हम लोगों ने जो लॉजिक या एल्गोरिदम लिखा है ना उसके हिसाब से आपके सॉफ्टवेयर के सारे फंक्शंस कैसे बिहेव कर रहे हैं वो देखेंगे। देन कम्स नॉन फंक्शनल रिक्वायरमेंट, यहाँ पे क्या बोला है, कंस्ट्रेंट्स मतलब कंडीशन है। सो वी हैव सम कंडीशन ऑन सर्विसेज और फंक्शंस ऑफर्ड बाय अ सिस्टम सच एज टाइमिंग कंस्ट्रेंट्स रहेंगे। अब देखो कि अगर आप एग्ज़ाम दे रहे हैं ना तो एग्ज़ाम में स्पेसिफिकली टाइम डिफाइंड रहेगा कि आपको ये टाइम से एग्ज़ाम का पेपर आपको दिखने लगेगा और ये टाइम पे वो एग्ज़ाम पेपर दिखना बंद हो जाएगा। हम लोग जब फिजिकल एग्ज़ाम अगर देते हैं तो आपके हाथ में पेपर रहता है, 5-10 मिनट ऊपर नीचे हुआ तो भी एग्जामिनर सपोज समझ के ले लेंगे हम लोग जब फिजिकल एग्ज़ाम दे रहे हैं। लेकिन जब अगर हम लोग वर्चुअल एग्ज़ाम पे है वो टाइम पे सिस्टम पे जैसे ही वो एक टाइम अराइव होता है, वो एक टाइम आता है, उसके बाद में सिस्टम आपसे कोई क्वेश्चन नहीं पूछेगा, वो सडनली वो जो आपका एग्ज़ाम पोर्टल है वो बंद कर देगा, बराबर है। तो वो टाइम पे आपको यहाँ पे क्या बोला है कि यहाँ पे आपको बोला है कंस्ट्रेंट्स द कंडीशन ऑन डेवलपमेंट प्रोसेस और स्टैंडर्ड्स एक्सेट्रा अप्लाई टू द सिस्टम एज अ होल। मतलब यहाँ पे हम लोगों ने क्या बोला है कि आपका सर्वर का टाइम जो है वो कंप्यूटर के मेन हम लोग के जो क्लाइंट के मशीन जो उनके टाइम से मैच होना चाहिए, वहाँ पे वो कोई प्रॉब्लम नहीं आना चाहिए। देन इतने सारे स्टूडेंट्स अगर एक साथ एग्ज़ाम दे रहे हैं तो आपका सर्वर शुड बी एबल टू हैंडल दिस मच बर्डन एट दैट पॉइंट ऑफ टाइम, वो सब आएगा। नॉन फंक्शनल मतलब हम लोग एग्जैक्टली कोई फंक्शंस बात नहीं कर रहे। डोमेन रिक्वायरमेंट्स, रिक्वायरमेंट दैट मस्ट कम फ्रॉम एप्लीकेशन डोमेन ऑफ द सिस्टम दैट रिफ्लेक्ट कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ दैट डोमेन। फॉर एग्जाम्पल अगर मैं बोलता हूँ कि हम लोग के पास रिजल्ट सिस्टम है तो रिजल्ट सिस्टम का एक स्पेसिफिक डोमेन होगा क्योंकि उसके अंदर बाय डिफ़ॉल्ट स्टैंडर्ड पॉइंट्स कौन से हो सकते हैं, बराबर है। तो वो इसके हिसाब से हम लोग अपना सिस्टम को डिज़ाइन करना चालू करेंगे। जैसे अगर मैं बोलता हूँ कि रिजल्ट ऑटोमेशन सिस्टम है तो आपके माइंड में थोड़े कुछ तो बेसिक पॉइंट्स आ जाएंगे ना कि उसका वर्किंग डोमेन क्या होना चाहिए, उसके कैरेक्टरिस्टिक्स क्या क्या आने चाहिए, बराबर है। सो आपका डोमेन रिक्वायरमेंट रहेगा। देन यहाँ पे देखो नेक्स्ट आपको क्या बोला है, फंक्शनल रिक्वायरमेंट्स, उसका सब पार्ट है। ऊपर हम लोगों ने दोनों को थोड़े थोड़े वे में देखा, अभी डिटेल में हम लोग देखेंगे फंक्शनल रिक्वायरमेंट्स क्या रहते हैं। सो यहाँ पे क्या बोला है, फंक्शनल रिक्वायरमेंट डिस्क्राइब व्हाट सिस्टम शुड डू, मतलब आपका सिस्टम या आपका सॉफ्टवेयर कौन से स्पेसिफिक फंक्शन एग्जीक्यूट करेगा एंड वो फंक्शन एग्जीक्यूट करने के लिए कौन से अलग अलग टाइप के सॉफ्टवेयर उसको रिक्वायर्ड रहेंगे। जैसे अगर ऑटोमेटिक रिजल्ट जनरेट करना है तो वो आउटपुट किस पे देगा, एक्सेल पे प्रोवाइड करेगा, एक्सेल शीट आपको जनरेट करके देगा। सपोज अटेंडेंस का एक्सेल शीट जनरेट करके देगा तो वो फाइल ओपन करने के लिए आपके कंप्यूटर में MS एक्सेल होना चाहिए, बराबर है। तो यहाँ पे आपको क्या बोला है, एक्सपेक्टेड यूजर एंड टाइप ऑफ सिस्टम वेयर सॉफ्टवेयर इज यूज्ड। फंक्शनल के अंदर क्या आएगा, यूजर रिक्वायरमेंट आएगा जिसको हम लोग हाई लेवल स्टेटमेंट्स बोलेंगे, मतलब यूज़र के कुछ स्पेसिफिक रिक्वायरमेंट रहेंगे कि ओके मुझे लॉगिन फंक्शन चाहिए, साइन अप रिक्वायर्ड है, मार्क्स में एंटर करके ऑटोमेटिकली वो मार्क्स का परसेंटेज कैलकुलेट होके ग्रेड मुझे मिलना चाहिए ऑटोमेटिक, वो उसके लिए कोई फंक्शंस रिक्वायरमेंट है। ये सारे यूज़र रिक्वायरमेंट है। सिस्टम रिक्वायरमेंट के अंदर हम लोग बोलेंगे कि हम लोग जो सॉफ्टवेयर चला रहे हैं वो अभी के टाइम का लेटेस्ट टेक्नोलॉजी बेस्ड है, तो कंपलसरी आपको विंडोज़ 8 या विंडोज़ 10 ही यूज़ करना पड़ेगा। मिनिमम 4 GB रैम रिक्वायर्ड होगा ये सॉफ्टवेयर को एफिशिएंटली एग्जीक्यूट होने के लिए। देन इंटरनल स्टोरेज के लिए भी रिक्वायर्ड मिनिमम 50 GB ऑफ हार्ड डिस्क स्पेस, ये सब आएंगे। उसके आगे देखो आपको यहाँ पे एग्जांपल दिया है, द लाइब्रेरी सिस्टम दैट प्रोवाइड्स अ सिंगल इंटरफेस टू नंबर ऑफ डेटाबेसेस ऑफ आर्टिकल्स इन डिफरेंट लाइब्रेरीज। मतलब एक ही लाइब्रेरी सिस्टम को आपने अलग अलग लाइब्रेरीज के साथ में कनेक्ट करके रखा है, वेयर यूजर कैन सर्च, डाउनलोड एंड पॉइंट आउट प्रिंट दिस आर्टिकल्स फॉर पर्सनल स्टडी। जैसे आप देखो कि गूगल भी पहले यही पैटर्न के लिए बना था कि हम लोग एक लाइब्रेरी के लिए सर्च इंजन बनाने वाले थे, जिससे बड़े बड़े लाइब्रेरीज जो होते हैं 2-3 फ्लोर्स के होते हैं, जिसमें अलग अलग बहुत सारे रिसर्च पेपर्स, रेफरेंस बुक्स, अलग अलग जर्नल्स या फिर दूसरे अलग टेक्स्ट बुक्स रहते हैं। तो वो टाइम पे इट इज़ वेरी डिफिकल्ट फॉर लाइब्रेरियन टू रिमेंबर कि कौन सा बुक कहाँ पे लिखा है, तो वो टाइम पे हम लोग ऐसे पैटर्न्स यूज़ करते हैं। तो वो सेम यहाँ पे लिखा है, देखो एग्जाम्पल ऑफ फंक्शनल रिक्वायरमेंट में आपको क्या बोला है,
the user shall be able to search either all initial set of database और select subset from it. मतलब मैं बोल सकता हूँ कि मैं सारे बुक सर्च कर सकता हूँ, या मैं बोलूँगा कि ओके BSc ID के जितने बुक्स है वो लिस्ट आउट करो लाइब्रेरी के पास, या फिर BSc ID के अंदर FY BSc ID स्पेसिफिक कितने बुक्स लाइब्रेरी में अवेलेबल है उसको लिस्ट आउट करो. तो ये वे में हम लोग सर्च ऑप्शन वो कर सकते हैं. सिस्टम शेल प्रोवाइड अप्रोप्रिएट viewers for the user to read documents in the document store. Every order shall be allocated a unique ID. So जो भी ऑर्डर्स रहेंगे मतलब लाइब्रेरी के पास से हर एक को क्या ऑर्डर होगा, यूनिक आईडी ऑर्डर होगा, बराबर है, जिससे पता चलेगा कि ये यूनिक आईडी ये दिन इशू हुआ था, तो उसके बेस के ऊपर हम लोग ने बुक जो है वो इशू किया है, इशू करने के बाद में वो कभी रिटर्न हुआ है नहीं हुआ है, तो वो ऑर्डर आईडी के थ्रू काम चलेगा, बराबर है. देन उसके आगे नेक्स्ट जो पार्ट है दैट इज रिक्वायरमेंट imprecision. Okay, we'll take 5 minutes break, then वापस कंटिन्यू करते हैं ये पॉइंट से. ओके, सो एज यू कैन सी रिक्वायरमेंट imprecision क्या बोला यहाँ पे कि प्रॉब्लम अराइज व्हेन रिक्वायरमेंट्स आर नॉट प्रिसाइजली स्टेटेड. मतलब आपको प्रॉपर रिक्वायरमेंट्स नहीं मिल पाए, और इसका प्रॉब्लम इसके मेन रीजंस क्या हो सकता है, क्लाइंट के साथ मिसकम्युनिकेशन हुआ है, या क्लाइंट टेक्निकल नहीं है जो आपको उसके रिक्वायरमेंट क्लियरली समझा पाए. हम लोगों ने स्टैंडर्ड वे में रिक्वायरमेंट गैदर नहीं की है, या फिर मल्टीपल पीपल वे इन्वॉल्व इन गैदरिंग द रिक्वायरमेंट, और वो जो मल्टीपल लोग थे उन्होंने कोई रिक्वायरमेंट मल्टीपल टाइम्स लिए, और कोई रिक्वायरमेंट वो लेना ही भूल गया. कंफ्यूजन या एम्बिग्विटी हो सकता है इन अ रिक्वायरमेंट, मे बी इंटरप्रेटेड इन डिफरेंट वेज बाय डेवलपर एंड यूजर. नाउ यहाँ पे क्या बोला है देखो, अप्रोप्रिएट व्यूअर्स मतलब यूजर्स इंटेंशन, स्पेशल पर्पज व्यूअर्स फॉर ईच डिफरेंट डॉक्यूमेंट टाइप. डेवलपर इंटरप्रिटेशन क्या होगा, प्रोवाइड्स अ टेक्स्ट व्यू दैट शोज द कंटेंट ऑफ द डॉक्यूमेंट. तो डेवलपर इंटरप्रिटेशन अलग रहता है. यूजर इंटेंशन क्या रहता है, स्पेशल पर्पज व्यूअर्स रहेंगे फॉर ईच डिफरेंट डॉक्यूमेंट टाइप. लाइक वी से कि ओके हम लोगों को वहाँ पे प्रिंसिपल को एक्सेल फॉर्मेट में सारा डिटेल देना है, यूजर्स स्टूडेंट्स जो है उनका अटेंडेंस, रिजल्ट्स एक्सेट्रा एक्सेट्रा. एट सेम पॉइंट ऑफ टाइम जब ये सेम अटेंडेंस एंड रिजल्ट हम लोग स्टूडेंट को बताएंगे तो वो PDF फॉर्मेट में रहेगा, विच इज़ नॉट चेंजेबल फॉर्मेट, बराबर है. और जब हम लोग प्रोफेसर्स के साथ शेयर करेंगे तो प्रोफेसर्स को डायरेक्ट फॉर्म मिलेगा फ्रॉम वेयर दे कैन एंटर अटेंडेंस एज वेल एज रिजल्ट डिटेल, और जिसको वहाँ पे मॉडिफाई कर सकते हैं. सो ये क्या हो गया, यूज़र इंटेंशन एंड डेवलपर इंटरप्रिटेशन. तो ये गलत हो गया. डेवलपर ने क्या कर दिया, प्रोफेसर, स्टूडेंट और प्रिंसिपल तीनों को PDF व्यू दिख रहा है या तीनों को एक्सेल व्यू दिख रहा है. तो आप देखो कि अगर स्टूडेंट को अगर हम लोग एक्सेल व्यू बताएंगे तो कोई स्टूडेंट कभी फेल ही नहीं होगा, बराबर है, क्योंकि हर स्टूडेंट के मार्क्स फिर अच्छे आ जाएंगे, प्रैक्टिकल के मार्क्स अच्छे आ जाएंगे. सो दैट इज़ द प्रॉब्लम. देन रिक्वायरमेंट कंप्लीटनेस एंड कंसिस्टेंसी. कंसिस्टेंसी मतलब कितना कंसिस्टेंटली आपको वो कंप्लीट रिक्वायरमेंट मिल रहा है. ऐसा नहीं होना चाहिए कि आज हम लोग के रिक्वायरमेंट जो थे जिसमें हम लोग स्टूडेंट को सपोज लेक्चर्स ऑनलाइन बताने वाले थे, कल सडनली वो रिक्वायरमेंट ही हट गया कि नहीं हम लोग को लेक्चर्स ऑनलाइन नहीं बताने हैं, अदरवाइज स्टूडेंट रेगुलर कॉलेज अटेंड नहीं करेंगे, इसके लिए हम लोग सिर्फ नोट्स एंड बाकी डिटेल्स स्टूडेंट के साथ में शेयर करेंगे. सो इन प्रिंसिपल रिक्वायरमेंट शुड बी बोथ कंप्लीट एंड कंसिस्टेंट. कंप्लीट मतलब अगर मैं बोल रहा हूँ कि स्टूडेंट्स को ऑनलाइन लेक्चर मिलेंगे तो वो सेम पॉइंट ऑफ टाइम पे प्रोफेसर्स, कौन से प्रोफेसर्स वो लेक्चर्स ऑनलाइन कौन से फॉर्मेट में डाल सकते हैं, या फिर उनके लेक्चर्स ऑनलाइन डायरेक्टली रिकॉर्ड हो जाएंगे और दूसरे प्रोफेसर्स वो लेक्चर्स को देख पाएंगे क्या या नहीं देख पाएंगे. ये सारे पॉइंट्स हम लोग देखते हैं. नेक्स्ट कम्स कंप्लीटनेस. ऑल सर्विसेज रिक्वायर्ड बाय द यूजर शुड बी डिफाइंड वेरी क्लियरली. कंसिस्टेंट रिक्वायरमेंट शुड नॉट हैव कन्फ्लिक्ट और कॉन्ट्राडिक्शन, कन्फ्यूजन, या ऐसा नहीं होना चाहिए कि पहले ऐसा था बाद में चेंज हो गया, है ना. देन कम्स नॉन फंक्शनल रिक्वायरमेंट.
अब नॉन फंक्शनल रिक्वायरमेंट में क्या बोला है, रिलेटेड टू एमरजेंट प्रॉपर्टी एंड कंडीशंस कंस्ट्रेंट्स लाइक रिलायबिलिटी, रिस्पॉन्स टाइम कितना बेटर है। जैसे मैंने आपको बताया था लेस देन 2 सेकेंड्स अगर मेरा रिस्पॉन्स टाइम है सॉफ्टवेयर का तो वो बियॉन्ड दैट इज द बेस्ट सॉफ्टवेयर। देन क्या देन नेक्स्ट अगर आप देखेंगे दैट्स वन टाइप। देन उसके बाद में नेक्स्ट अगर आप देखेंगे कि अगर 2 to 6 सेकेंड के बीच में अगर आपका सॉफ्टवेयर का रिस्पॉन्स टाइम है दैट इज एन एक्सेप्टेबल एज पर द रिक्वायरमेंट जो हम लोगों ने एक्सपेक्ट किया था या अज्यूम किया था उसके हिसाब से प्रॉपर है। देन 6 to 9 सेकेंड्स मतलब डीले हो रहा है रिस्पॉन्स आने में, आपको उस पर वर्कआउट करना पड़ेगा। एंड ग्रेटर देन 9 सेकेंड अगर रिस्पॉन्स टाइम है मतलब दैट इज़ टोटली नॉट एक्सेप्टेबल। आपको एक रिस्पॉन्स जनरेट होने के लिए अगर 10 सेकेंड्स या उससे ज़्यादा टाइम अगर वेट करना पड़ रहा है सो दैट इज़ रियली अ बैड सॉफ्टवेयर रिस्पॉन्स टाइम, बहुत स्लो है। देन स्टोरेज रिक्वायरमेंट में हम लोग देखेंगे कि एक्चुअल बेसिस पे हम लोग कितना डेटा हैंडल कर रहे हैं और उसके साथ में हम लोग हिस्टोरिकल एंड करंट डेटा को सेग्रीगेट करके फिर आपका स्टोरेज रिक्वायरमेंट कितना रहेगा। मतलब कॉलेज डेटाबेस जो रहता है आप देखो कि हम लोग जो कॉलेज में हम लोग हैं उसमें अगर 10 ईयर्स पहले भी अगर कोई स्टूडेंट अगर पास आउट हुआ है तो उसका डेटा भी कॉलेज ने स्टोर करके रखा रहेगा, अपने पास रखा रहेगा। सो इसका मतलब क्या हो गया कि आपको वो हिस्टोरिकल डेटा भी स्टोर करना है, लेकिन वो डेटा के साथ में हम लोग बार बार कहीं पे वर्कआउट नहीं करने वाले, कभी कभी हम लोग वो जो डेटा है उसको यूज़ करेंगे, बराबर है। एंड उसके सामने अगर आप देखेंगे कि हम लोग के अभी के जो स्टूडेंट जिन्होंने एडमिशन लिया है उनको हम लोग बार बार उनके डेटा को यूज़ करेंगे हम लोग, लाइक फॉर अटेंडेंस जनरेशन, इवेंट्स के लिए, रिजल्ट्स के लिए, फीस पेमेंट हुआ है कि नहीं वो वेरीफाई करने के लिए और मैनी अदर थिंग्स, ठीक है। सो उसके हिसाब से आपका स्टोरेज लोकेशन बढ़ेगा भी और वापस डिवाइड भी होगा। इनपुट आउटपुट डिवाइसेस कौन से रिक्वायर्ड रहेंगे, अगर जो अभी है उसका कैपेसिटी नहीं है कि इतने बड़े सॉफ्टवेयर के साथ डील कर सके तो उसको आपको अपग्रेड करना पड़ेगा। डेटा रिप्रेजेंटेशन मोबाइल पे होगा, पीडीएफ फॉर्मेट में होगा या डायरेक्टली वेब पेज के ऊपर ही आपको एक टेबल दिख जाएगा और उसी के अंदर डिटेल्स दिखेगा। देन प्रोसेस रिक्वायरमेंट्स में ऑल्सो भी स्पेसिफाइड मैंडेटिंग अ पर्टिकुलर केस सिस्टम। जैसे आप यूज केस डायग्राम बताते हैं वैसा हम लोग बता सकते हैं कि जहाँ पे कौन सा प्रोग्रामिंग लैंग्वेज बेस्ट होगा। डेवलपमेंट मेथड्स में कौन से डेवलपमेंट मेथड्स मतलब कौन से SDLCs हम लोग यूज़ करेंगे, लाइक वाटरफॉल है, स्पाइरल मॉडल है, अजाइल है, आगे हम लोग पढ़ेंगे तो वो कौन सा बेस्ट रहेगा वो देखेंगे हम लोग। सो यहाँ पे देखो नॉन फंक्शनल के अंदर आपको क्या दिया है, प्रोडक्ट रिक्वायरमेंट, ऑर्गेनाइजेशनल रिक्वायरमेंट एंड एक्सटर्नल रिक्वायरमेंट। दिस इज द मेन टेबल, दिस इज हाउ इट लुक्स लाइक नॉन फंक्शनल रिक्वायरमेंट। तो सबसे पहले प्रोडक्ट रिक्वायरमेंट है। प्रोडक्ट रिक्वायरमेंट के अंदर क्या बोला है, सबसे पहले यूजेबिलिटी रिक्वायरमेंट है, मतलब क्या क्या काम के लिए आप यूज़ करने वाले हो वो प्रोडक्ट या वो सॉफ्टवेयर, बराबर है, उसके हिसाब से हम लोग यहाँ पे वेरीफाई करेंगे। देन नेक्स्ट आपको बोला है एफिशिएंसी, मतलब आप जो भी सॉफ्टवेयर यूज़ करेंगे उसका एफिशिएंसी लेवल या वो कितना एफिशिएंट है। एफिशिएंसी का मतलब क्या होगा, दो चीज़ें आएंगे, उसका परफॉर्मेंस कैसा है, मतलब 10 लोग यूज़ कर रहे हैं तभी तो बहुत फास्ट चल रहा है, लेकिन एट सेम पॉइंट ऑफ टाइम इफ देर आर 1000 2000 3000 पीपल तो वो टाइम पे वो कैसे बिहेव कर रहा है। एंड जब 10 to 100 पीपल आर गोइंग टू यूज इट तो वो टाइम पे आपको स्पेस भी लेस रिक्वायर्ड होगा ऑन अ सर्वर फॉर अ स्टोरेज पर्पस। लेकिन उसी के सामने अगर 1000 2000 5000 स्टूडेंट्स अगर आते हैं तो स्पेस रिक्वायरमेंट आपका कितना बढ़ रहा है कम हो रहा है वो देखेंगे हम लोग, बराबर है। देन प्रोडक्ट रिक्वायरमेंट के अंदर यूजेबिलिटी हो गया, ये समझ में आ गया। एफिशिएंसी के दो पार्ट्स आते हैं, परफॉर्मेंस एंड स्पेस। एंड प्रोडक्ट रिक्वायरमेंट के अंदर दूसरा क्या आएगा, रिलायबल, बराबर है, कितना रिलायबल है, हम लोग कितना भरोसा कर सकते हैं उस पर, फेलियर्स को वो कितना इजीली टैकल कर पा रहा है, टेक्नोलॉजिकली वो कितना खुद को अपग्रेड कर पा रहा है। एंड नेक्स्ट कम्स पोर्टेबिलिटी रिक्वायरमेंट। अगर कोई एक चीज़ सपोज अगर मैं रिजल्ट अपडेशन मोबाइल से कर सकता हूँ क्या, इट माइट पॉसिबल कि मेरे पास अभी मेरा लैपटॉप नहीं है या वो प्रॉपर वर्क नहीं कर रहा है, सो मैं मोबाइल से कुछ काम कर रहा हूँ वो सेम वेबसाइट पे दिख रहा है क्या। अगर मैंने कोई एक अपडेट किया विंडोज़ OS से तो वो सेम लिनक्स पे अपडेट हो रहा है क्या, ये देखेंगे हम।
ऑर्गेनाइजेशनल रिक्वायरमेंट में हम लोग देखेंगे कि क्या एग्जैक्टली हम लोग डिलीवर करेंगे, कैसे पैटर्न में, इम्प्लीमेंटेशन स्टैंडर्ड्स क्या फॉलो करेंगे, पॉलिसीज़ जो ऑर्गेनाइजेशन ने सालों के एक्सपीरियंस से डिफाइन किए रहेंगे। लाइक आप फर्स्ट टाइम कोई एक सॉफ्टवेयर बना रहे हैं, आपके पास ज़्यादा एक्सपीरियंस नहीं है, लेकिन सिमिलर टाइप के सॉफ्टवेयर्स अगर आप 5 साल 10 साल बनाते हैं तो आपके पास काफ़ी एक्सपीरियंस आ जाता है। बहुत सारे प्रोजेक्ट पे आपने सपोज 60-70 80 प्रोजेक्ट पे काम किया है, सो वहाँ पे आप क्या करेंगे, अपने खुद के इम्प्लीमेंटेशन स्टैंडर्ड्स बनाएंगे कि ओके दिस आर द रिक्वायरमेंट्स फॉर इम्प्लीमेंटेशन। सो वो हो गया, यहाँ पे वही सेम चीज़ दिया। एक्सटर्नल रिक्वायरमेंट में इंटरऑपरेबिलिटी, मतलब कहाँ कहाँ पे कौन से टाइप के अलग अलग डिवाइस पे, ऑपरेटिंग सिस्टम पे हम लोग यूज़ करने वाले हैं। एथिकल रिक्वायरमेंट, मतलब अगर यूज़र के यूज़र के डेटा तो वो कितना इजीली दूसरे यूज़र्स को विजिबल हो रहा है, क्या एम्प्लॉयज़ अगर उसको एक्सेस कर रहे हैं तो कितना लेवल तक एक्सेस कर रहे हैं। ऐसा नहीं होना चाहिए कि कोई उसको मिसयूज़ करे। जैसे अगर ऑनलाइन शॉपिंग साइट है तो पहले बहुत बार ऐसे होता था कि क्रेडिट कार्ड डेबिट कार्ड के डिटेल्स जो यूज़र्स या ऑनलाइन परचेस करने वाले लोग जो साइट पे प्रोवाइड करते थे वो एम्प्लॉयज़ इजीली देख पाते थे, और बहुत सारे एम्प्लॉयज़ फिर उसको मिसयूज़ करके अलग से वापस कहीं पे शॉपिंग भी करते थे। और उसके साथ में लेजिस्लेटिव रिक्वायरमेंट, प्लेस टू प्लेस, स्टेट टू स्टेट आपके कुछ ना कुछ रूल्स जो है चेंज होते हैं, आपके जो कल्चर है वो चेंज होता है। तो सपोज़ कि जैसे प्रोडक्ट्स या जैसे वे में सॉफ्टवेयर्स या जैसे एडवर्टाइजमेंट्स आपको यूएस में मिलते हैं, उसके हिसाब से इंडिया में कल्चर या इंडिया में यूज़ करने वाले प्रोडक्ट्स बहुत अलग है। आपने अमेज़ॉन पे डायरेक्टली कहीं पे आपने देखा नहीं रहेगा कि लिकर टाइप प्रोडक्ट डायरेक्टली सेल हो रहा है जो आपके घर पे डिलीवर होंगे। यहाँ पे वो रूल्स अलग है। अब इट माइट पॉसिबल ना कि अमेज़ॉन के ऊपर अगर आप यूएस में देखेंगे वहाँ पे ऐसे प्रोडक्ट भी डिलीवर होता है, सिगरेट्स भी वहाँ पे डिलीवर हो सकता है, इंडिया में नहीं होता है वो। तो यहाँ पे आपको ये देखना है कि लेजिस्लेटिव चेंजेस कौन से ऐसे एस्पेक्ट्स है जो डायरेक्टली कल्चरल वे में लोगों को हर्ट करता है। ऐसे कुछ चीज़ें आपके प्लेटफॉर्म पे नहीं आने चाहिए। सर्टन एडवर्टाइजमेंट्स जो यहाँ पे के कल्चर के हिसाब से रिस्ट्रिक्टेड है वैसा नहीं आना चाहिए। सो प्राइवेसी एंड सेफ्टी रिक्वायरमेंट्स अगेन हम लोग चेक करेंगे। सो दिस आर द नॉन फंक्शनल रिक्वायरमेंट। आई होप ये पॉइंट्स आपको समझ में आए, यहाँ पे उसका एक्सप्लेनेशन दिया हुआ। सो ये डायग्राम आपको याद रखना है एग्जाम के लिए। आई होप दिस इज वेरी क्लियर टू एवरीवन। एनीवन, एनी डाउट? क्लियर है सबको? नेक्स्ट देखो आपको क्या बोला है, लाइब्रेरी सिस्टम के नॉन फंक्शनल रिक्वायरमेंट हम लोग कैसे फाइंड करेंगे। प्रोडक्ट रिक्वायरमेंट लाइक यूजर इंटरफेस कैसा दिखेगा, बराबर है, सिंपल HTML रहेगा, फ्रेम्स रहेंगे, साथ में जावास्क्रिप्ट ऐड करना है क्या, एप्लेट्स ऐड करने हैं क्या, ये देखेंगे हम लोग। नेक्स्ट इज ऑर्गेनाइजेशनल रिक्वायरमेंट। सो उसमें हम लोगों ने क्या बोला है, द सिस्टम डेवलपमेंट प्रोसेस, डिलीवरेबल डॉक्यूमेंट्स आप प्रोवाइड करेंगे जिससे जो सॉफ्टवेयर आपने दिया है वो इजीली यूज़ हो पाए, और उसके अंदर अगर कुछ प्रॉब्लम आ रहा है तो उसको कैसे हम लोगों को टैकल करना है, यूज़र मैनुअल टाइप समझ लो। और उसके बाद नेक्स्ट आपको क्या बोला है, एक्सटर्नल रिक्वायरमेंट, द सिस्टम शेल नॉट डिस्क्लोज एनी पर्सनल इंफॉर्मेशन अबाउट अ कस्टमर अपार्ट फ्रॉम देयर नेम एंड रेफरेंस नंबर टू ऑपरेटर्स ऑफ द सिस्टम। सो आप देखो कि अगर बैंक के कोई एम्प्लॉयज़ है तो उनके पास आपका डिटेल रहता है, सर्टेन लिमिट तक रहता है, वो हर एक माइन्यूट डिटेल आपके बैंक अकाउंट के चेक नहीं कर सकते, राइट। सो वो हम लोगों ने रिस्ट्रिक्शन दिए हुए हैं, और कौन एक्सेस कर पाएगा वो भी हम लोगों ने बताया हुआ है। सो प्रॉब्लम्स क्या है नॉन फंक्शनल रिक्वायरमेंट के साथ में, अगर आप देखेंगे, इट इज़ वेरी डिफिकल्ट टू स्टेट प्रिसाइजली एन इम्प्रिसाइज रिक्वायरमेंट। मतलब कौन से कंप्लीट रिक्वायरमेंट है कि ओके ये अप टू द पॉइंट यहाँ से यहाँ तक ही बनाना है, और ये इसके रिक्वायरमेंट जो है हम लोगों के पास कंप्लीट नहीं है। जैसे अगर मैं बोल रहा हूँ कि रिजल्ट जनरेट करना है, तो अगर कोई स्टूडेंट अगर विदाउट KT अगर पास है तो उसके सारे रिक्वायरमेंट हम लोग के पास प्रॉपर है। लेकिन अगर कोई एक स्टूडेंट है जिसको एक इंटरनल में KT है, एक प्रैक्टिकल में KT है, और एक उसके प्रीवियस सेमेस्टर के कोई एक थियरी पेपर में KT है, तो उसके लिए अभी रिजल्ट कैसे जनरेट करेगा। सपोज हम लोग के पास ये रूल्स क्लियर नहीं है, और आप देखो कि जो पासिंग सिस्टम या क्राइटेरिया जो है इट माइट डिफर
फ्रॉम विथ रिस्पेक्ट टू डिफरेंट यूनिवर्सिटी और डिफरेंट कोर्सेज। अब आप देखो कि रिजल्ट जनरेशन सिस्टम में ही जो एग्जाम पैटर्न है फॉर आईटी स्ट्रीम, इट इज़ टोटली डिफरेंट कंपेयर टू बीकॉम। उसके उनके जो सब्जेक्ट्स हैं, उनके जो ग्रेडिंग पैटर्न है, और इट इज़ कम्प्लीटली डिफरेंट कंपेयर टू सम आर्ट्स वाले बीए या कोई कोर्स अगर रहेगा तो। सो इसके हिसाब से क्या होगा, अभी हम लोग के पास एग्जैक्टली पता नहीं है कि मेरे पास रिजल्ट जनरेशन के प्रिसाइज इन्फॉर्मेशन है या इम्प्रिसाइज इन्फॉर्मेशन है। अगर मैं बोल रहा हूँ प्रिसाइज इन्फॉर्मेशन है, लेकिन जब डेवलप करना चालू करेंगे तो पता चला कि ओके बीएससी या आईटी टाइप का रिजल्ट जनरेट करने के लिए वी हैव अ प्रिसाइज इन्फॉर्मेशन, लेकिन उसी के सामने आर्ट्स के लिए उनके अलग अलग एग्जाम्स है, उनके कोई प्रैक्टिकल एग्जाम नहीं होते आर्ट्स में। सपोज उनके कोई थीसिस टाइप कुछ डॉक्यूमेंट या कुछ बनेंगे, बराबर है। और कॉमर्स में अगर आप देखेंगे तो उनके कोई प्रैक्टिकल कंप्यूटर के ऊपर एग्जाम नहीं होते, तो उनके कोई अलग उनको असाइनमेंट मिलते रहेंगे, प्रोजेक्ट्स मिलते रहेंगे, उनके बेस के ऊपर उनको इवेल्युएट किया जा रहा है, तो उनके वापस अलग क्राइटेरिया हो गए। तो इसके लिए ये बहुत डिफिकल्ट होता है वेरीफाई करने के लिए कि आपको प्रिसाइज एंड कंप्लीट इन्फॉर्मेशन रिक्वायरमेंट्स मिले हैं या नहीं। गोल, अ जनरल इंटेंशन ऑफ यूजर्स सच एज ईज ऑफ यूज, मतलब होगा उतना ज़्यादा यूज़र फ्रेंडली होना चाहिए। रिकवरी, अगर फेलियर होता है तो रिकवरी फास्ट होना चाहिए, बराबर है। और जल्दी से फेलियर्स आए नहीं, मतलब अगर फेलियर आया तो नेक्स्ट फेलियर जो है वो आपका ऐसा नहीं होना चाहिए कि कल या एक हफ्ते में वापस दूसरा आया, थोड़े टाइम के बाद वापस तीसरा आया। इट शुड नॉट बी द केस। सो इट मीन्स कि आपके जो रिक्वायरमेंट्स अगर फेलियर्स अगर आ रहे हैं, सो दोज फेलियर्स शुड बी लाइक ऑन मंथली। देन अगर मंथली बेस पे आ रहे हैं तो आप उसको क्वार्टरली बेस पे डालो। देन 6 मंथ्स पे एक आधा या रेयरली कभी तो एक फेलियर आएगा, वैसा करो। और उसके बाद अगर वो फेलियर आते भी है तो ट्राई टू सॉल्व और रिकवर योर सिस्टम एज सुन एज पॉसिबल, ये बहुत ज़रूरी है। देन वेरीफाइबल नॉन फंक्शनल रिक्वायरमेंट क्या बोले, अ स्टेटमेंट यूजिंग सम मेजर दैट कैन बी ऑब्जेक्टिवली टेस्टेड। A statement using some measures that can be objectively tested, like goals are helpful for a developer. They convey intention of the system users. मतलब आपके पास अगर गोल स्पेसिफाइड है तो वो आपको एग्जैक्टली बता देंगे कि डेवलपर को एग्जैक्टली क्या बनाना है, यूज़र को एंड रिजल्ट क्या चाहिए, बराबर है। एग्जाम्पल क्या दिया है, सिस्टम गोल, अ सिस्टम शुड बी ईजी टू यूज बाई एक्सपीरियंस कंट्रोलर एंड शुड बी ऑर्गेनाइज्ड इन अ सच अ वे दैट यूजर एरर्स आर मिनिमाइज्ड। मतलब आप देखो कि हम लोग सॉफ्टवेयर क्यों बना रहे हैं, सो दैट रिजल्ट जनरेशन के टाइम पे जो प्रोफेसर्स या अकाउंट वाले हैं जो अगर मार्क्स एंटर करने में कुछ मिस्टेक करते हैं, वो जो मार्क्स एंटर करने में मिस्टेक होता है ना, वो मिस्टेक्स यहाँ पे नहीं होने चाहिए। मतलब आप अगर कुछ मार्क्स एंटर कर रहे हैं तो वो बहुत क्लियरली वहाँ पे आने चाहिए। आपने अगर कोई रॉन्ग मार्क्स एंटर किए तो वो वहाँ पे आपको इंडिकेशन मिलना चाहिए। लाइक देखो कि हम लोग के सपोज थियरी के टोटल मार्क्स 75 ही है। अब किसी को सपोज 75 आउट ऑफ 75 आया है, लेकिन एंटर करने के टाइम पे सपोज गलती से 57 लिख दिया, वहाँ पे तो हम लोग को पता नहीं चलेगा, बराबर है। लेकिन अगर मैं बोल रहा हूँ कि वो सेम पॉइंट ऑफ टाइम हम लोग वो सब्जेक्ट के मार्क्स अलग से एंटर कर रहे हैं और वापस वही मार्क्स को आप रिजल्ट में ऐड करेंगे, फेच आउट करेंगे, तो अब क्या होगा कि एग्जामिनर ने जो मार्क एग्जाम के एंटर किए अपने साइड से, और ऑफिस डिपार्टमेंट जब रिजल्ट जनरेशन के लिए वो मार्क्स एंटर कर रहा है, तो दोनों मार्क में से एक भी मार्क अगर मैच नहीं हुआ ना, तो आपको सॉफ्टवेयर जो है वो क्या करेगा, एक नोटिफिकेशन देगा कि देयर इज अ मिसमैच ऑफ मार्क्स, जिससे पता चल जाएगा कि या तो प्रोफेसर ने रॉन्ग मार्क्स एंटर किए या जो ऑफिस जनरेशन स्टाफ है, रिजल्ट जनरेशन स्टाफ, उसने रॉन्ग मार्क एंटर किए। जिससे क्या होगा कि स्टूडेंट का रिजल्ट में कोई प्रॉब्लम नहीं होना चाहिए। नॉन फंक्शनल रिक्वायरमेंट में क्या बोला, एक्सपीरियंस कंट्रोलर शेल बी एबल टू यूज द सिस्टम फंक्शन आफ्टर टोटल ऑफ 2 hours ट्रेनिंग। इतना सिंपल होना चाहिए। सो इट शुड बी इनफ यूज़र फ्रेंडली कि मैं आपको एक छोटा सा ट्रेनिंग भी देता हूँ तो उसके बाद में आप अपना काम इजीली स्टार्ट कर सको उस पर। नेक्स्ट कम्स रिक्वायरमेंट मेजर्स। सो देखो रिक्वायरमेंट मेजर्स में क्या बोला है, स्पीड। फर्स्ट प्रॉपर्टी क्या है, स्पीड। सो रिस्पॉन्स टाइम जो है वो अच्छा होना चाहिए, बराबर है। स्क्रीन जल्दी से जल्दी बार बार रिफ्रेश होना चाहिए। ऐसा नहीं होना चाहिए कि एक बार हम लोगों ने कुछ किया और उसके बाद में डेटा जल्दी से रिफ्रेश नहीं हो रहा है। फॉर एग्जाम्पल मेरा लाइव लेक्चर चल रहा है और सपोज़ कि आपके ऑप्शन दिया हुआ है कि आप वो लाइव लेक्चर में अगर आपको कुछ डाउट है आप डायरेक्ट मुझे क्वेश्चंस पूछ सकते हो। अब
वो क्वेश्चंस वाला जो सेक्शन है वो सपोज अगर रिफ्रेश नहीं हो रहा है तो आप मुझे अभी क्वेश्चन पूछेंगे और वो 10 मिनट के बाद कोई दूसरा टॉपिक चलते रहेगा तब वो मुझे क्वेश्चन मिलेगा, तो उसका मतलब ही नहीं बनता है। देन कितना साइज आपका, कितना कंप्यूटर में से वो रॉम कितना यूज़ करेगा, ट्रेनिंग टाइम कितना लग रहा है। ट्रेनिंग टाइम जितना कम लगेगा मतलब आपका सॉफ्टवेयर जो है वो उतना ज़्यादा यूज़र फ्रेंडली है। रिलायबिलिटी का मतलब क्या होगा, मीन टाइम टू फेलियर, मतलब मिनिमम फेलियर्स आने चाहिए। अगर आप बार बार सिस्टम में फेलियर आते हैं हर दूसरे दिन, ऐसा नहीं होना चाहिए। देन दूसरी बात, अगर सपोज मैं लैपटॉप से वर्क कर रहा था और सडनली मेरा लैपटॉप अभी वर्क नहीं कर रहा है, सो देयर शुड बी अ पोर्टेबिलिटी कि वो मोबाइल से भी अवेलेबल होना चाहिए। देन रेट ऑफ फेलियर अकरेंस मिनिमाइज होनी चाहिए, अवेलेबिलिटी होना चाहिए हर एक साइड से, कोई भी लोकेशन से। रोबस्टनेस, टाइम टू रीस्टार्ट आफ्टर फेलियर मिनिमम होना चाहिए। परसेंटेज ऑफ इवेंट कॉजिंग फेलियर, उसको आपको टाइम टू टाइम रेक्टिफाई करते जाना है कि ओके ये बार मिल गया कि ओके दिस इज़ द मेन रीज़न कि लास्ट टाइम फेलियर आया था तो हम लोगों ने उसको जल्दी से चेंज कर दिया। डेटा करप्शन जो है वो नहीं होने चाहिए, अदरवाइज क्या होगा थोड़े टाइम के बाद में अगर डेटा करप्ट हो गए तो आपके जो सपोज कि अगर हम लोगों ने जब ये रिजल्ट जनरेट करने के टाइम पे डेटा एंटर किया तो वो आपका एक्टिव डेटाबेस में था, वो टाइम पे करेक्ट रिजल्ट जनरेट हो गया, लेकिन 5 साल के बाद वो सेम स्टूडेंट अगर आके एप्लीकेशन देता है कि मेरे सर्टिफिकेट्स या रिजल्ट जो है वो मिसप्लेस हो गए, नाउ आई नीड कॉपी ऑफ माई रिजल्ट एंड सर्टिफिकेट्स फॉर माई फर्दर स्टडी और फॉर जॉब और एनी पर्पज़, तो वो टाइम पे अगर आपका डेटा अगर करप्ट हो गया तो उसके नए रिजल्ट जनरेट ही नहीं होंगे, क्योंकि उसके डेटा जो आपने दूसरे साइड पे एक्टिव डेटाबेस से अगर आपने उसको परमानेंटली स्टोरेज वाले डेटाबेस में डाल दिया है जो ज़्यादा यूज़ नहीं हो रहा है, और वहाँ पे अगर वो प्रॉपरली स्टोर नहीं हुआ, करप्ट हो गया, मतलब आपको उसका एक्चुअल परसेंटेज कभी या एक्चुअल मार्क्स कभी पता ही नहीं चल पाएंगे। पोर्टेबिलिटी, सो यहाँ पे आपको क्या बोला है, नंबर ऑफ टारगेट सिस्टम्स कौन से रहेंगे जिसके ऊपर आप इजीली एक्सेस कर पाएंगे और कितना एफिशिएंटली एक्सेस कर पाएंगे, वो आपका पोर्टेबिलिटी होगा। देन रिक्वायरमेंट इंटरैक्शन में आपको क्या बोला है, कन्फ्लिक्ट बिटवीन डिफरेंट नॉन फंक्शनल रिक्वायरमेंट्स आर कॉमन इन कॉम्प्लेक्स सिस्टम। कॉम्प्लेक्स सिस्टम कौन सा हो सकता है, जैसे मैंने आपको बताया रिजल्ट जनरेशन सिस्टम, दोज आर दी मोस्ट कॉम्प्लेक्स वन, जो बहुत डिफिकल्ट होता है समझने के लिए और बनाने के लिए भी, बिकॉज हर यूनिवर्सिटी के रिजल्ट ग्रेडिंग पैटर्न अलग रहता है, हर कोर्स के ग्रेडिंग पैटर्न अलग रहता है, तो हर कोर्स के लिए बहुत सारे चेंजेस करने पड़ते हैं जो ईजी नहीं रहते हैं। आपको जब बनाना चालू करेंगे तो आपको पता चलेगा कि उसमें कितने सारे चेंजेस आ रहे हैं, कितने सारे अपडेशंस आ रहे हैं। ओके, एग्जाम्पल देखो यहाँ पे स्पेस क्राफ्ट सिस्टम है, लाइक तो स्पेस क्राफ्ट सिस्टम में क्या बोला है, वी हैव टू मिनिमाइज वेट, नंबर ऑफ सेपरेट चिप्स इन द सिस्टम शुड बी मिनिमाइज्ड। स्पेस क्राफ्ट सिस्टम में मतलब आपको मिनिमम रखना है उसका वेट। जैसे आप देखो कि हम लोगों ने वो मंगलयान मिशन वाला जो मार्स मिशन दिखा रहेगा मूवी, तो उसमें जो सैटेलाइट है वो जितना हल्का रहेगा उतना हम लोग इजीली उसको कोई ना कोई एक कैरियर से स्पेस में लॉन्च कर सकते हैं और वहाँ से वो फिर इजीली ट्रैवल कर पाएगा। तो आपको यहाँ पे क्या बोला है कि आपको अगर उसका वेट अगर मिनिमाइज करना है तो चिप साइज उतना छोटा करना पड़ेगा, और उसके साथ में चिप साइज जितना छोटा रहेगा पावर कंजम्पशन भी आपका कम हो जाएगा, या फिर आप चिप्स जितने कम यूज़ करेंगे उतना आपका पावर कंजम्पशन भी कम यूज़ होगा। तो जो स्पेसक्राफ्ट जो अगर कहीं स्पेस में जा रहे हैं तो वो टाइम पे वो मिनिमम पावर में मैक्सिमम आउटपुट आपको दे पाएंगे। और उसके आगे क्या बोला है, यूजिंग लो पावर चिप्स मे मीन मोर चिप्स हैव टू बी यूज्ड, ये भी हो सकता है। तो ये सब आपको देखना है कि आप कैसे वे में ये चीज़ों को टैकल कर पाएंगे। ओके, डोमेन रिक्वायरमेंट, अब क्या बोला है, डिराइव फ्रॉम एप्लीकेशन डोमेन एंड डिस्क्राइब द सिस्टम कैरेक्टरिस्टिक्स एंड फीचर दैट रिफ्लेक्ट द डोमेन। सो एग्जैक्टली अभी यहाँ पे आप देखेंगे तो आपको क्या बोला है कि डोमेन रिक्वायरमेंट क्या है, डिराइव फ्रॉम एप्लीकेशन डोमेन, derived from application domain and describe system characteristics and feature that reflect the domain. Domain requirements be new functional requirement, constraints on existing requirement or define some specific computations. So आपको ये देखना है कि एग्जैक्ट आपका जो अभी सपोज अगर मैं रिजल्ट डोमेन बोल रहा हूँ तो रिजल्ट डोमेन क्या है वो आपको देखना है, वो बताना है, बराबर है। उसके साथ में यहाँ पे अगर हम लोग देखेंगे, इफ डोमेन रिक्वायरमेंट्स आर नॉट सेटिस्फाइड द सिस्टम मे बी
अनवर्केबल, ये हो सकता है क्योंकि आपको मैंने बोला है कि हो गया रिजल्ट जनरेशन के लिए आपको सॉफ्टवेयर या सिस्टम बनाना है, तो उसके सम डोमेन रिक्वायरमेंट हम लोगों को पता रहेंगे, बाकी वो चेंज होंगे एज पर द यूनिवर्सिटी, एज पर द कोर्सेज, एज पर द टाइप ऑफ एग्जाम चेंजेस। ओके, देन आपको नेक्स्ट क्या बोला है, एग्जाम्पल ऑफ लाइब्रेरी सिस्टम डोमेन रिक्वायरमेंट्स। सो यहाँ पे देखो क्या लिखा है, देयर शेल बी अ स्टैंडर्ड यूजर इंटरफेस टू ऑल डेटाबेसेस which shall be based on some model standard बोला आपको, because of the copyright restriction some documents must be deleted immediately on arrival। मतलब आपका लाइब्रेरी सिस्टम है, जैसे आप देखो कि NMIMS है, उसका लाइब्रेरी सिस्टम है, तो अब उसके ऊपर जब अगर हम लोग कोई रेफरेंस बुक या टेक्स्ट बुक ऐड करेंगे, वर्चुअल लाइब्रेरी बना रहे हैं उस पर, अब इतना बड़ा कॉलेज जो है वो पायरेटेड PDF या बुक्स अपने सिस्टम पे या डेटाबेस पे नहीं रख सकता। अगर ऐसा होगा तो उनको इमीडिएटली उसको डाउन करना पड़ेगा, बिकॉज द ऑथर कैन इमीडिएटली टेक एन एक्शन अगेंस्ट सच अ बिग इंस्टीट्यूशन बिकॉज दे आर नॉट यूजिंग और दे आर नॉट परचेसिंग कॉपीराइट ऑफ दोज डॉक्यूमेंट्स। बराबर है। सो इंडिविजुअल यूजर्स जो रहेंगे वो अगर ऐसे पायरेटेड मटेरियल यूज करते हैं, दैट इज डिफरेंट, दे आर नॉट इन अ कंडीशन टू परचेज सच कॉपीराइट्स। बट अगर इतना बड़ा इंस्टीट्यूशन जो अपने यूजर्स के पास से फीस लेता है, सॉरी अपने स्टूडेंट्स के पास से फीस लेता है एवरी टाइम, और वो अगर यहाँ पे बोलता है कि हम लोग के पास कॉपीराइट्स नहीं है, देन वो नहीं चलेगा। आप देखो कि ऐसे हर एक जो यूनिवर्सिटीज़ या कुछ होते हैं उनके पास से स्पेशल ऑडिट्स होते हैं, तो वो टाइम पे आपको अगेन यहाँ पे रिक्वायरमेंट होते हैं कॉपीराइट्स परचेज करने के। नाउ ट्रेन प्रोटेक्शन सिस्टम में क्या बोला है, कंप्यूटेशन ऑफ अब यहाँ पे देखो आपको क्या बोला है कि आपको बोला है कि ओके ये ट्रेन है, ये उसका कंट्रोल है, ये उसका ग्रेडियंट है, तो हम लोग कैलकुलेट करके, ये सिंपल सा एग्जाम्पल बताया, मैथमेटिकली हम लोग उसका जो एल्गोरिदम में लॉजिक लिखेंगे वो क्या लिखेंगे। तो यहाँ पे ये एग्जाम्पल है, ये आप याद रखो मत रखो प्रॉब्लम नहीं है। तो आप अगर रिजल्ट जनरेट भी करेंगे ना तो उसके लिए भी आपका एक ऐसा इक्वेशन या एल्गोरिदम आएगा जो हम लोग यहाँ पे डेवलप करेंगे। आई होप दिस इज क्लियर। तो ये ज़रूरी नहीं है कि आपको एग्जाम में ये ऐसा इक्वेशन या कुछ लिखना है, दिस इज जस्ट अ सिंपल एग्जाम्पल। आप ऐसा कुछ भी एग्जाम्पल दे दो एग्जाम में, मैं कंसिडर करूँगा। देन डोमेन रिक्वायरमेंट प्रॉब्लम्स, सबसे पहले तो एग्जैक्टली समझ में नहीं आता कभी कभी, जैसे मैंने आपको बोला रिजल्ट जनरेशन सिस्टम है, तो अब वो आप BSc के लिए अलग है, BCom के लिए अलग है, तो उसका एग्जैक्ट डोमेन के मेन हाईलाइट फीचर्स क्या रहेंगे वो कभी कभी नहीं समझ में आता है। तो रिक्वायरमेंट्स आर एक्सप्रेस्ड इन लैंग्वेज ऑफ एप्लीकेशन डोमेन, और उसके आगे क्या बोला है, दिस इज ऑफन नॉट अंडरस्टूड बाय द सॉफ्टवेयर इंजीनियर डेवलपिंग द सिस्टम। क्यों? बिकॉज अब देखो कि सबसे पहले हम लोगों को बोला गया था कि आपको रिजल्ट जनरेशन, रिजल्ट ऑटोमेशन सिस्टम बनाना है। अब रिजल्ट ऑटोमेशन सिस्टम बनाने का इतना ठीक है, तो हम लोगों ने बेसिक उसका डोमेन पकड़ के अगर बोला कि ठीक है अब 5 सब्जेक्ट के मार्क्स एंटर करेंगे, उसके हिसाब से हम लोग परसेंटेज ग्रेड असाइन कर देंगे, हो गया। और ज़्यादा से ज़्यादा क्या होगा, उसके प्रैक्टिकल्स रहेंगे, उसके वो हम लोग कैलकुलेट करने का वे बता देंगे, इंटरनल एग्जाम को कैलकुलेट करने का वे बताएंगे। अब जब डेवलप करना चालू किया तो उसका डोमेन जो है वो स्पेसिफिकली डिफाइंड ही नहीं है, बराबर है, उसमें कंसिस्टेंसी नहीं है। कंसिस्टेंसी कैसे नहीं है कि जो BSc उसका ग्रेडिंग पैटर्न अलग है, जो BCom है उसका ग्रेडिंग पैटर्न अलग है, BMM का अलग है, DAF का अलग है, देन जूनियर कॉलेज का अलग है, उसमें भी अगर साइंस डिपार्टमेंट का देखेंगे तो उनके बहुत सारे प्रैक्टिकल्स और सब है, उसका अलग है। देन उसके बाद में अगर आप देखेंगे तो हम लोग के पास जो कॉमर्स है, कॉमर्स का अलग है। देन सेम वे अगर आप देखेंगे कोई दूसरे स्ट्रीम्स है उनका अलग है। सो यहाँ पे देखो आपको ये बोला है, देन इम्प्लिसिटनेस, डोमेन स्पेशलिस्ट अंडरस्टैंड एरिया सो वेल दे डू नॉट थिंक ऑफ मेकिंग द डोमेन रिक्वायरमेंट एक्सप्लिसिट। मतलब इम्प्लिसिट मतलब इंटरनली आप देखो कि उसके अलग अलग जो सब मॉड्यूल है उसके रिक्वायरमेंट्स या उसके डोमेन क्या हो सकते हैं, एक्सप्लिसिटली नहीं समझेंगे। एक्सप्लिसिटली समझेंगे तो आपको क्या पता चलेगा, रिजल्ट जनरेशन सिस्टम बनाना है, लेकिन जब हम लोग इम्प्लिसिटली समझेंगे तो आपको पता चलेगा कि ओके BSc का एक डोमेन, एक क्राइटेरिया अलग है, BCom का एक क्राइटेरिया अलग है, DAF का क्राइटेरिया अलग है, BMM का क्राइटेरिया अलग है, एंड जैसे क्राइटेरियाज चेंज होंगे वैसे आपके यहाँ पे रिक्वायरमेंट्स भी अलग अलग होंगे। ओके उसके बाद में यहाँ पे अगेन देखो यूजर रिक्वायरमेंट में क्या बोला है,
शुड डिस्क्राइब फंक्शनल एंड नॉन फंक्शनल रिक्वायरमेंट। ऑफ कोर्स अब यहाँ पे आपको क्या बोला है कि जो भी रिक्वायरमेंट्स है ना, प्रॉब्लम विद नेचुरल लैंग्वेज, मतलब जब आप जैसे हम लोग हिंदी में बात कर रहे हैं, इंग्लिश में बात कर रहे हैं, ऐसे नेचुरल लैंग्वेज में अगर हम लोग अपने रिक्वायरमेंट्स देंगे ना, दैट क्रिएट्स अ प्रॉब्लम बिकॉज उसमें लैक ऑफ क्लैरिटी होता है। आपको मैं अगर हिंदी में बोलता हूँ कोई टेक्निकल वर्ड्स मैं आपको हिंदी में बता दिया, लेकिन अब वो हिंदी में हम लोगों ने वो टेक्निकल वर्ड्स या टेक्निकली वो चीज़ों को डिफाइन नहीं किया है, तो क्या हो गया, लैक ऑफ क्लैरिटी आ गया, बराबर है, रिक्वायरमेंट में कंफ्यूजन आ गया। या वहाँ पे अगर आप देखेंगे कि हम लोगों ने जो रिक्वायरमेंट बोले हैं वो सेवरल डिफरेंट रिक्वायरमेंट में भी एक्सप्रेस टुगेदर, कि मैंने आपको बोल दिया कि रिजल्ट ऑटोमेशन सिस्टम भी बनाना है, एडमिशन वाला पार्ट भी बनाना है, ऑनलाइन स्टूडेंट्स लेक्चर्स देख सके, देन असाइनमेंट्स अपलोड कर सके, ये सब कुछ बनाना है। तो क्या हो गया, अभी सारी चीज़ें रिक्वायरमेंट जो मैंने एक साथ बता दी, लेकिन जब आप उसको अलग अलग सेग्रीगेट करेंगे, उसको आप जब डेवलप करना चालू करेंगे तो आपको पता चलेगा कि हर एक के अंदर कितने सारे माइन्यूट डिटेल आपको जो अपने यूजर्स रहते हैं उनके पास से लेने की ज़रूरत पड़ती है, जो आपको मिले ही नहीं है। ओके, नेक्स्ट आपको क्या बोला है, अ यूजर रिक्वायरमेंट फॉर अकाउंटिंग सिस्टम, जहाँ पे हम लोग पेरोल या पेमेंट सिस्टम करेंगे। सो अगेन यहाँ पे क्या बोला है, a library system shall provide a financial accounting system that maintains the records of all payments made by users of the system। तो उसके लिए हम लोग की क्या रिक्वायरमेंट रहेंगे वो अगर हम लोग समझ पाए तो, यूजर रिक्वायरमेंट फॉर एडिटर ग्रीड इन लाइब्रेरी सिस्टम। तो अब देखो यहाँ पे क्या बोला है, हम लोग अलग अलग वे में उनके डायग्राम्स बनाएंगे, पोजिशनिंग ऑफ एंटिटीज ऑन अ डायग्राम, द यूजर मे टर्न ऑन a grid in either centimeters or inches via an option on a control panel. The grid is off. The grid may be turned on off at any time during the editing session and can be toggled between inches and centimeter at time. So ये आपका ग्रिड पैटर्न हो गया, और उसको आप कैसे, अब यहाँ पे क्या बोला है, ग्रिड ऑप्शन विल बी प्रोवाइडेड ऑन अ रिड्यूस टू फिट व्यू बट अ नंबर ऑफ ग्रीड लाइंस शोन विल रिड्यूस। मतलब हम लोग उसको क्या बोल रहे हैं कि आपके जो भी डिटेल या डेटा जो है या उसके पोजीशन जो है, ये सब कुछ हम लोग कैसे बता रहे हैं, टेबुलर फॉर्मेट में। ग्रीड पैटर्न मतलब रोज एंड कॉलम्स आएंगे, तो वहाँ पे आप क्या इन्फॉर्मेशन कैसे बता रहे हैं, किसी के इन्फॉर्मेशन ज़्यादा हो सकते हैं, किसी के इन्फॉर्मेशन कम हो सकता है, उसके हिसाब से आपका वो ग्रीड का जो साइज है, मतलब आपके टेबल के जो सेल्स है, जो बॉक्सेस है, उसका साइज बड़ा छोटा हो सकता है। देन नेक्स्ट आपको क्या बोला है, रिक्वायरमेंट प्रॉब्लम्स। रिक्वायरमेंट प्रॉब्लम्स में हम लोग क्या बात कर रहे हैं कि डेटाबेस रिक्वायरमेंट इंक्लूड बोथ कंसेप्चुअल एंड डिटेल इंफॉर्मेशन, बराबर है। रिक्वायरमेंट, डेटाबेस रिक्वायरमेंट में आपके पास कंसेप्चुअल रिक्वायरमेंट होना चाहिए और डिटेल, मतलब आपके कितने टाइप के यूजर्स रहेंगे, उसको आपको साइन अप बनाना है, लॉगिन बनाना है। तो आप देखो अगर साइन अप करना है तो एक साइन अप टेबल बनेगा, लॉगिन का एक अलग टेबल बनेगा, एडमिशन का एक अलग टेबल सपोज बन रहा है, देन रिजल्ट का एक अलग टेबल बन रहा है। सो आपको कंसेप्चुअल एंड डिटेल इंफॉर्मेशन रिक्वायर्ड रहेगा, बिकॉज उसके हिसाब से उतने अलग अलग टेबल्स जो है वो आपके डेटाबेस में बनेगा। या इट माइट पॉसिबल कि जब आप डिटेल इंफॉर्मेशन लेने के बाद में उसको कंसेप्चुअली अगर पढ़ेंगे तो आपको पता चलेगा कि आपको डेटाबेस को वापस नॉर्मलाइज करना पड़ेगा या डी नॉर्मलाइज करना पड़ेगा। आई होप आपने डेटाबेस सब्जेक्ट में ये वर्ड सुने रहेंगे। सो वो पैटर्न आपको फॉलो करना पड़ता है। देन नेक्स्ट आपको क्या बोल रहा है, डिस्क्राइब्स द कंसेप्ट ऑफ फाइनेंशियल अकाउंटिंग सिस्टम दैट इज टू बी इंक्लूडेड इन लाइब्रेरी सिस्टम, but however it is not included in detail that manager can configure this system। so ये unnecessary हो गया कि आप वहाँ पे उनके पास से कोई ज़्यादा इंफॉर्मेशन ले रहे हैं, बराबर है, बिकॉज वो डिटेल में नहीं देंगे। तो आपको क्या करना है, फाइनेंशियल अकाउंटिंग सिस्टम में अगर वो एक एम्प्लॉय है जिसका मंथली सैलरी इतना है, वो मंथ अगर 30 दिन का है तो डिवाइड दैट टोटल सैलरी बाय 30, तो पर डे कितना सैलरी होना चाहिए, एक दिन अगर वो एब्सेंट रहता है तो कितना सैलरी कट होना चाहिए, एक्सेट्रा एक्सेट्रा। ये पैटर्न हम लोग फॉलो करेंगे। और ग्रीड में आपको क्या बोला है कि आप स्क्रीन के ऊपर अगर ये सारे इन्फॉर्मेशन अगर टेबुलर फॉर्मेट में बता रहे हैं तो कौन से ग्रीड यूनिट्स कितने इंचीज या सेंटीमीटर के रहेंगे। सपोज अगर मैं बोल रहा हूँ कि हम लोग मोबाइल पे बता रहे हैं तो मोबाइल पे वो ग्रिड पैटर्न कैसा दिखना चाहिए, कितना बड़ा टेबल दिखना चाहिए, कंप्यूटर के ऊपर कितना बड़ा दिखना चाहिए। स्मार्ट टीवी या हम लोग कोई एक प्लाज्मा पैनल के ऊपर अगर देख रहे हैं तो वो ग्रिड पैटर्न कितना बड़ा या छोटा दिखेगा, बराबर है। सो यहाँ पे आपको क्या बोला है, गाइडलाइंस फॉर राइटिंग यूजर रिक्वायरमेंट्स। क्या क्या गाइडलाइंस होने चाहिए, इन्वेंट अ स्टैंडर्ड फॉर्मेट एंड यूज इट फॉर ऑल रिक्वायरमेंट्स। मतलब एक हम लोग टेम्पलेट बना लेंगे
कि आपके पास अगर रिजल्ट जनरेशन सिस्टम है तो उसके लिए बेसिक ये वाले क्वेश्चंस होने चाहिए, ऐसे टाइप के रिक्वायरमेंट आपको लेने चाहिए। ये हम लोगों की प्रीवियस जो सॉफ्टवेयर है उसमें ऐसे ऐसे अलग अलग रिक्वायरमेंट्स, ऐसे अलग मॉड्यूल्स हम लोगों ने बनाए थे, और ये टेम्पलेट आपको इजीली मिल जाते हैं। आप अगर ऑनलाइन चेक करेंगे ना तो आपको आईएसओ के साइड से ऐसे रेडी टेम्पलेट्स मिलते हैं हमेशा रिक्वायरमेंट गैदरिंग के लिए। सो आप सपोज उसमें अगर 200 क्वेश्चंस दिए है तो आप क्या करेंगे, वो 200 के 200 क्वेश्चंस तो आपको ज़रूरी नहीं है, तो आप उसमें से आपके काम के जो 100 क्वेश्चंस है वो रखेंगे, अननेसेसरीली 100 क्वेश्चन हटा देंगे, एंड 50-60 जो यूनिक आपके साइड से ऐड होंगे वो आप अपने साइड से उसमें अपडेट कर देंगे। मतलब सारी चीज़ें तो वहाँ पे एज इट इज़ नहीं रहेंगे, सर्टन चीज़ें आप उसी को रीयूज़ कर सकते हैं, सर्टन चीज़ें आप उसमें से एलिमिनेट करेंगे और सर्टन आप अपने कस्टमाइज डालेंगे, तो एटलीस्ट आपको क्लियर आइडिया मिल जाएगा। नेक्स्ट आपको क्या बोला है, यूजर लैंग्वेज इज अ कंसिस्टेंट वे, यूज शेल फॉर अ मैंडेटरी रिक्वायरमेंट, शुड फॉर अ डिजायरेबल रिक्वायरमेंट। सो देखो यहाँ पे सिंपल इंग्लिश है, शेल अगर कहीं पे अगर मैंने लिखा है रिक्वायरमेंट के साथ में मतलब वो फंक्शन कंपलसरी ऐड करना है, और अगर शुड लिखा है कहीं पे इट मीन्स कि आप वो रिक्वायरमेंट हो सकता है तो ऐड करो, नहीं हो सकता है तो जाने दो, कंपलसरी नहीं है। सो ये आपको याद रखना है, ये सिंपल ये हम लोग बहुत सारी जगह पे यूज़ करते हैं। शेल मतलब कंपल्शन होता है। सो ये अगर मैंने कोई रिक्वायरमेंट के बाजू में अगर शेल लिखा है मतलब वो कंपलसरी वो चीज़ आपको ऐड करना ही है, कैसे भी करके आपको वो देखना है कि आप कैसे ऐड कर पाओ उसको। देन यूज टेक्स्ट हाईलाइटिंग, बोल्ड इटैलिक या कलर में करेंगे जिससे कोई एक रिक्वायरमेंट के की पार्ट जो है वो आप इजीली सामने वाले को बता सके। देन अवॉइड करो कंप्यूटर जार्गन वर्ड्स यूज़ करना, सिंपल जैसे यूज़र को इजीली समझ आ पाए, मतलब आगे सबको इजीली समझ आ पाए वैसे चीज़ें यूज़ करेंगे। सिस्टम रिक्वायरमेंट यहाँ से अगर आप देखेंगे सो ओके, यहाँ से नेक्स्ट टाइम करते हैं हम लोग, चलेगा, आज यहाँ तक ही रखते हैं, ठीक है।